पंखुड़ी द विनर। अब आगे। पंखुड़ी माइक लेते हुए अपने गाने की बोल शुरू करी। मंजिले रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए, इतनी सी इल्ताजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है, मुझको इरादे दे, कस्में दे, वादे दे, मेरे दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों के बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कर अदाएं कर दे इधर भी, तू निगाहे सुन रहा है ना, रो रही हूं मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूं मैं। पंखुड़ी गाती हुई अपने पिछले लाइफ की बारे में याद कर रही थी। एक एक करके उसके साथ जो हुआ सब याद आ रहा था, और बाद में अयन का उसके लाइफ में आना, प्यार के पल, सब एक एक करके पंखुड़ी के जहन में चल रहा था। वो बहुत इमोशनल थी, और ये गाना पंखुड़ी ने खास अयन के लिए डेडिकेट किया। पंखुड़ी इतनी अच्छी तरीके से गई और इतना फीलिंग के साथ गाई, सबकी आंखें आंसुओं से थोड़ा झलक गई। गो टू फर्स्ट पेज। 1/6 17%। पंखुड़ी ने गाने की लास्ट लाइन गाई और फिर उसने कहा, ये गाना मैंने मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे होने वाले जीवन साथी को डेडिकेट किया है। उसने मुझे दोबारा जीना सिखाया, हंसना सिखाया, मुझे टूट के बिखर जाने नहीं दिया, मुझे अपने बाहों में समेटा और मुझे प्यार किया, इतना कि मैं उसके लिए अपनी जान दे सकती हूँ, खुशी खुशी। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ, अयन आई लव यू सो मच, अपने जान से भी ज्यादा। ये कहते हुए पंखुड़ी ने अपनी आंखें पोंछ ली। पंखुड़ी का इतना प्यारा गाना सुन और उसका प्यार का इजहार सुन सब हूटिंग करने लगे और सब खड़े होके ताली बजाने लगे। श्रेया घोषाल भी खड़ी होके ताली बजा रही थी और उन्होंने कहा, मिस पंखुड़ी अवस्थी, आपने गाना बहुत ही अच्छा गाया, हमारे दिल को छू गया। और आपकी जो हमदम साथी है, उनको बहुत बधाई कि उनको आप जैसी एक जीवन साथी मिल रही है। बस आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए, थोड़ी ही देर में हम रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। पंखुड़ी ने जब अपने आइडल श्रेया घोषाल को उसकी तारीफ करते हुए सुनी तो पंखुड़ी खुशी से झूम उठी। और दूसरी तरफ अयन बस इमोशनल होते हुए पंखुड़ी को देखने लगा। उसे नहीं लगा था इतने लोगों के बीच पंखुड़ी उसको प्यार का इजहार करेगी। हाँ, पंखुड़ी पहले भी उससे अपना प्यार का इजहार कर चुकी थी, पर अभी इस वक्त पंखुड़ी का इजहार करना ये भी अयन को थोड़ा अलग और खास महसूस करा रहा था। पंखुड़ी मुस्कुराते हुए नीचे उतर आई और सब ऑडियंस बस पंखुड़ी को निहारने लगे, क्योंकि पंखुड़ी लगी इतनी खूबसूरत रही थी। अयन ने जाके पंखुड़ी को हाथ का सहारा देके नीचे उतरने में मदद की और आके सीट पर बिठा दिया। वही कुछ देर रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम आया। श्रेया घोषाल और बाकी के 2 जज स्टेज पर आए और 1 सेंट और 2 एनडी रनर अप को स्टेज पर बुलाया गया और उनको ट्रॉफी दी गई। अब विनर का नाम अनाउंस होने वाला था। 2/6 33%। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेजर। पंखुड़ी अपनी आंखें बंद करते हुए शिवर कर रही थी। ये देख अयन और दिलदार जी ने दोनों तरफ से पंखुड़ी का हाथ थामा और वैसे ही बैठे रहे। उसके बाद श्रेया घोषाल ने माइक लिया और बड़े ही एक्साइटेड होकर अनाउंस किया, तो अब बारी है हमारे आज इस कंपटीशन के विनर की। तो इस साल की हुनर की पहचान का विनर है मिस पंखुड़ी अवस्थी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे विनर पंखुड़ी अवस्थी का, जिसने अपनी मीठी सी आवाज से हमारा दिल जीत लिया है और ये चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। पंखुड़ी अपना नाम विनर है, ये सुनते ही उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगी। वो रोती रही। साइड से दिलदार जी और अयन ने उसके आंसू पोंछे और फिर दोनों ने पंखुड़ी को सीट से उठाया और स्टेज की तरफ जाने के लिए कहा। पंखुड़ी इमोशनल होते हुए स्टेज की तरफ बढ़ी और स्टेज पर खड़ी हो गई। श्रेया घोषाल ने उसे ट्रॉफी दी और साथ में ढेर सारी बधाई भी। वहीं वहां म्यूजिक डायरेक्टर भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि इस कंपटीशन के विनर को कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक श्रेया घोषाल के साथ गाना गाने का मौका मिलेगा और उस डायरेक्टर ने पंखुड़ी को अपने 2 फिल्म के प्लेबैक सिंगर के लिए हायर भी कर लिया। ये सुन पंखुड़ी बहुत खुश हुई और वो अपने आइडल श्रेया घोषाल के गले लग गई। पंखुड़ी की आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे। अभी तो बस पंखुड़ी ने कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ी थी, अभी तो पंखुड़ी को और ऊंची आसमान में उड़ना बाकी था।
पंखुड़ी को इतना खुश देख दिलदार जी और अयन भी दोनों खुश थे। उन दोनों को बस यही तो चाहिए था कि पंखुड़ी बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। पंखुड़ी को जब कुछ बोलने के लिए कहा गया तो उसने बहुत इमोशनल होके कहा, आज मैं अभी जिस मुकाम पर खड़ी हूँ इसके दो वजह है। एक है मेरे पापा और एक है मेरे दिल का राजकुमार। मेरे पापा मेरे जिंदगी है तो अयन मेरा जीने की वजह है। दोनों के बिना मैं अधूरी हूँ। अगर इन दोनों का साथ और प्यार मेरे साथ नहीं होता तो मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। मेरे पास इतना हिम्मत नहीं थी। पापा और अयन ने मुझे हिम्मत दी, मुझे जीना सिखाया। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आई लव यू पापा, आई लव यू अयन। आप दोनों मेरे सुकून हो। आप दोनों साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप दोनों मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहना। ये बोलकर पंखुड़ी रो पड़ी। उसको रोता देख दिलदार जी और अयन स्टेज पर चढ़ गए और पंखुड़ी को गले लगा ली। तीनों का प्यार देख सब बहुत खुश और इमोशनल हो गए। जजेस भी इमोशनल हो गए और पंखुड़ी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। फिर ऐसे ही करके ये इवेंट यही खत्म हुआ और पंखुड़ी, अयन, दिलदार जी खुशी खुशी अपने घर लौट आने लगे। वहीं दूसरी तरफ विराट पंखुड़ी का परफॉर्मेंस लाइव देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी हंसी और एक दर्द भी था। उसने पंखुड़ी के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराया और दर्दभरी आवाज में कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आज अपने मुकाम पर पहुंची हो। अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हारे खुशी की वजह नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो पंखुड़ी। ये बोल विराट ने अपनी आंसू पोंछ ली और फिर वो अपने विला के बेसमेंट में गया। उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला और वहाँ एक लड़की पड़ी हुई थी, बेसुध सी। उसे कोई होश ही नहीं था। तबीयत हद से ज्यादा खराब हो रखी थी। विराट धीरे धीरे कदमों से उसके पास आया और उस लड़की को बेहोश देख एक जग पानी उठाया और उस लड़की के मुंह में उड़ेल दिया। वो लड़की कोई और नहीं जैनी ही थी, जिसको विराट ने लाया था पुराना हिसाब चुकता करने के लिए। पानी अपने ऊपर गिरते ही जेनी हड़बड़ाते हुए उठी और विराट को देख डर से अपने आप को पीछे खींचने लगी। उसको विराट से बहुत डर लग रहा था। वो पीछे हटते हुए बोली, देखो विराट पीएलजेड, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, उस प्यार के खातिर मुझे जाने दो। मुझे तुमसे डर लग रहा है। ये बोल जेनी डरते हुए पीछे हटने लगी। विराट की आंखें लाल हो रखी थी, एक तो पंखुड़ी को खोने के वजह से और दूसरा जेनी के धोखे की वजह से। पिछले जन्म में जेनी के प्यार के जाल में फंस के ही विराट इतना बड़ा बड़ा गुनाह कर बैठा था जिसकी कोई माफी नहीं थी। और विराट इस नए जन्म में जेनी का हाल बाद से बदतर बनाने की ठान ली थी। विराट ने जेनी का जबरा कस के पकड़ लिया और दांत पीस के बोला, किस प्यार की बात कर रही हो तुम? उस प्यार की जहां सिर्फ तुम्हारा धोखा फरेब छुपा हुआ था। तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती थी, बस पैसों से प्यार करती थी। और तुम्हारी ये पैसों की भूख कभी नहीं पूरी होगी। अपने इलाज के लिए तड़पोगी तुम, पर तुम्हें कोई इलाज नहीं मिलेगा। तुमको तो सजा मैं ऐसा दूंगा, फिर से इस दुनिया में आने के लिए तुम 100 बार सोचोगी। विराट की ऐसा लुक और डरावनी बातें सुन जेनी की हालत खराब होने लगी और विराट फिर उसे वही छोड़ के वहां से चला गया और जेनी को उस अंधेरे से बेसमेंट में कैद कर लिया। जेनी को ना खाना मिल रहा था ना पानी, उसे नीचे फ्लोर पर सोना पड़ रहा था। अगर वो बेहोश होने की कगार पर आए तब जाके उसे एक खाने का दाना मिलता था जो उसे मुश्किल से जिंदा रख रहा था। विराट बेसमेंट से निकला और अपने रूम में आया। उसने तो पंखुड़ी को छोड़ने का मन बना लिया था, पर उसका दिल ये गवाही नहीं दे रहा था कि पंखुड़ी किसी और की हो जाए। विराट का दिल कह रहा था कि वो बस आखिरी बार पंखुड़ी से माफी मांगे और अपने प्यार का इजहार करे। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद पंखुड़ी उसके पास वापस आ जाए, पर तभी उसने अपनी बीमारी के बारे में भी सोचा। पंखुड़ी को पता चलने के बाद कि उसको एड्स हो गया है, पंखुड़ी उसके पास कभी नहीं आएगी। यही सोचते हुए कि अब वो क्या करे क्या ना करे, सोच विराट का सर फटा जा रहा था। टू बी कंटिन्यूड। पार्टी तो बनती है। अब आगे। पंखुड़ी, अयन और दिलदार जी घर पहुंचे और वहां आशा जी पंखुड़ी का स्वागत करने मैन डोर में ही खड़ी थी। वो आरती का थाल लेके खड़ी थी और जब पंखुड़ी वहां पहुंची तो आशा जी अपनी आंसू पोंछते हुए पंखुड़ी का आरती करने लगी।
उन्हें आज बहुत खुशी हो रही थी कि पंखुड़ी अब अपने सपने की ओर बढ़ रही है और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रही है। आशा जी को अब भी याद है जब पंखुड़ी विराट के साथ रहती थी तो विराट उसके साथ कैसा सुलूक करता था। पंखुड़ी जैसे अपने लिए जीना ही भूल गई थी। लेकिन अब ये नई पंखुड़ी से आशा जी को और प्यार हो गया था। उन्हें पता तो नहीं था कि पंखुड़ी का ये पुनर्जन्म लिया है। उन्हें ये बात की हैरानी हुई कि पंखुड़ी ऐसे कैसे अचानक बदल गई, पर उनको ये बदलावात बहुत अच्छा लग रहा था। अब उनको कोई शिकायत नहीं था भगवान से। जिस लड़की को उन्होंने अपने बच्ची की तरह पाल पोस कर बड़ा किया वो अभी अपने लिए जी रही है, अपने सपने पूरे कर रही है, कॉन्फिडेंट हो गई है, स्मार्ट हो गई है, मुसीबतों से लड़ना सीख गई है। अब उनको कुछ नहीं चाहिए। और ऊपर से पंखुड़ी का हमेशा साथ देने के लिए उसको बेनतहा प्यार करने वाला अयन जो आ गया है। बस यही सोच आशा जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रही थी। आशा जी ने पंखुड़ी की आरती उतारी और अंदर बुला लिया। दिलदार जी और अयन पहले ही अंदर जा चुके थे। पंखुड़ी ने आशा जी को गले लगाते हुए कहा, ओहो मेरी शन्नू, ये झरने क्यों बहा रही हो? ये बचा के रखो, मेरे विदाई में काम आएंगे। ये सुन आशा जी हंस पड़ी और साथ में दिलदार जी और अयन भी मुस्कुरा दिया। चारों ओर खुशनुमा हो रखा था। पंखुड़ी, अयन सब बहुत खुश थे और 2 दिन बाद ही उनकी सगाई होने वाली थी। तैयारियां लगभग खत्म हो ही चुकी थी। पूरा विला किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। आशा जी ने पंखुड़ी से कहा, बेटा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी कामयाबी से। ऐसे ही अपना और पापा का नाम रोशन करना और अयन और तुम्हारी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, सब बलाएं हट जाए। इसीलिए मैं कल तुम दोनों के लिए एक पूजा रख रही हूँ। सगाई से पहले ये पूजा करनी है। अयन बेटा कल सुबह ही पूजा के लिए तैयार हो जाना। अब आप लोग जाके फ्रेश हो जाइए, मैंने छोटे मोटे दावत की तैयारी की है। आज हम पूरा पार्टी करेंगे। ये बोल के आशा जी मुस्कुरा दिया। आज आशा जी कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। दिलदार जी ने अयन से कहा, अयन बेटा तुम भी फ्रेश हो जाओ, आज तो पार्टी बनती है। मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। ये बोल दिलदार जी अपने रूम की तरफ चले गए। आशा जी किचन में चली गई और खाने पीने की तैयारी करने लगी। वहीं अयन ने पंखुड़ी को अपने गोद में उठाया और पंखुड़ी के रूम की तरफ जाने लगा। अचानक ऐसे गोद में उठा लेने से पंखुड़ी हड़बड़ा गई और मुंह बनाते हुए बोली, आयु मैं चल सकती हूँ ना? ऐसे क्यों उठा लिया? अयन ने अपना नाक पंखुड़ी के नाक से रगड़ते हुए कहा, वो मेरी चांद आज थक गई होगी, इसीलिए मैं उसको थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और मैं अपनी होने वाली बीवी को गोद में उठा रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी उठा रहा हूँ। इतना भाव मत खाओ। अयन की बात सुन पंखुड़ी जोर जोर से हंस पड़ी। अयन लग ही इतना क्यूट रहा था कि पंखुड़ी को अयन पर बहुत प्यार आ रहा था। पंखुड़ी ने प्यार से अयन के गाल पर किस कर दिया और उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। बस यही तो एहसास थे जो दुनिया में हर किसी को चाहिए होता है, एक सुकून के पल जो कोई पैसे या धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। इसके लिए चाहिए सिर्फ सच्चा प्यार, इज्जत और केयर, जो पंखुड़ी और अयन एक दूसरे से करते थे। दोनों रूम में पहुंचे और अयन ने पंखुड़ी को बेड पर बिठाया। फिर अयन पंखुड़ी को पोसेसिवली किस करने लगा। वो खुद को रोक ही नहीं पाया पंखुड़ी को किस करने से। पंखुड़ी भी उसका साथ दे रही थी। पंखुड़ी ने अयन को अपने से सटा लिया और किस करने लगी। वो दोनों इतना खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। तभी अयन का फोन रिंग होने लगा तो दोनों होश में आए। अयन ने बेहद मोहब्बत से पंखुड़ी को देख कहा, जाओ मेरी जान, फ्रेश हो लो, आज खुशी का दिन है, हमें पार्टी भी तो करनी है। ये बोल अयन ने पंखुड़ी के माथे पर चूम लिया। पंखुड़ी की आंखें सुकून से बंद हो गई। पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और वो क्लोसेट की तरफ चली गई कपड़े लेने के लिए। अयन पंखुड़ी के कमरे से निकला और फोन रिसीव कर लिया। ये जय का कॉल था। अयन ने कॉल उठाया और कहा, जल्दी से यहाँ पहुँच जाओ और सब तैयारी करो, पंखु बात लेके आती ही होगी।
ये बोल अयन ने कॉल कट किया और फिर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। वो वहां जाके बात लिया और सिर्फ एक वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में वो बाहर भी आ गया और फिर सिरोयो से होते हुए नीचे चला गया और किचन में आशा जी के पास चला गया। आशा जी जो खाना बनाने में बिजी थी, उसने आशा जी के पास जाके कहा, आशा माँ। आशा जी पलटकर देखी और हैरानी से अयन को देखने लगी। आशा जी ने हैरानी से कहा, अयन बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? और तुमने मुझे माँ? अयन ने मुस्कुरा के उनके पास आया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या मैं आपको आशा माँ बुला सकता हूँ? आप मेरी माँ जैसी ही है। अगर माँ आज होती तो आप जैसा ही मुझे प्यार करती, मेरी फिक्र करती। मेरे पास अभी माँ तो नहीं है, क्या आपको मैं माँ बुला सकता हूँ? आशा जी के आंखों से झरझर आंसू बह आए। उन्होंने रोते हुए अयन को गले लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे माँ बुला सकते हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी पंखुड़ी को तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिल रहा है। अब मुझे कोई गम नहीं, अब मैं हंसते हंसते इस दुनिया से जा सकती हूँ। कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे सुकून की मौत आएगी अब बेटा। ये कह उन्होंने अयन के चेहरे पर अपना हाथ रख लिया। अयन ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या आशा माँ, आप अभी मरने की बात कैसे कह सकती है? अभी तो आपको 100 साल और जीना है। तभी तो आपको पोती पोतियों से खेलने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही आशा जी हंस पड़ी और अयन के कान को थोड़ा मरोड़ते हुए बोली, तुम बहुत शरारती हो ना बेटा। अयन ने हंसते हुए कहा, वो तो मैं हूँ। आशा माँ, आप ये सब छोड़िए, आज आप खाना नहीं बनाएगी, मैंने कुछ और इंतजाम किया है, आप बस आज हमारे साथ एंजॉय करेंगी। ये बोल के अयन ने आशा जी के कान में कुछ कहा और आशा जी भी अयन की बात सुन मुस्कुरा दी। फिर अयन आशा जी को हग करते हुए गार्डन की तरफ चला गया। वहां जय पहले से ही मौजूद था और उसे अयन कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। दूसरी तरफ विराट शराब के बोतल मुंह से लगाए हुए फ्लोर पर बैठा था और शराब पी रहा था। उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि वो पंखुड़ी को भूल जाए। टू बी कंटिन्यूड। पार्टी और रोमांस। अब आगे। कुछ देर बाद पंखुड़ी वॉशरूम से बाहर निकली और अपना हेयर ड्राई करने लगी। फिर वो अपना नाइट स्किन केयर किया और लिप्स में थोड़ा बाम लगाकर बाहर चली आई। उसने देखा पूरा हॉल खाली है। वहां ना तो आशा जी थी, ना ही अयन। पूरा लिविंग रूम सन्नाटे में डूबा हुआ था। फिर पंखुड़ी ने किचन में चेक किया, वहां भी कोई नहीं था। तभी उसके कदमों में एक रेड कॉलर का बलून आया। पंखुड़ी ने वो बलून उठा ली और उसने देखा वहां एक नोट लगा हुआ था जिसमें लिखा था, मेरी चांद, अभी सीधे गार्डन एरिया में आ जाओ, हम यही तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पंखुड़ी ये पर मुस्कुरा दी और धीरे धीरे कदमों से गार्डन की ओर चल पड़ी। उसने देखा पूरा गार्डन अंधेरा हो रखा था। वो और थोड़ा आगे आई, अयन को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अचानक पंखुड़ी जहाँ खड़ी थी वहाँ छोटे छोटे लाइट जलने लगी और जहाँ वो खड़ी थी वहाँ से पाथ बना हुआ था जो सिर्फ रोज पेटल्स से बना हुआ था। ये देख पंखुड़ी शॉक हो गई और वो समझ गई कि ये जरूर अयन का काम है। अयन कभी कोई मौका नहीं छोड़ता पंखुड़ी को स्पेशल फील करवाने में। पंखुड़ी वहां से आगे बढ़ी तो जब वो सेंटर में पहुंची तब अचानक पूरे गार्डन एरिया की लाइट जल गई। वहां नियोन लाइट भी जल रही थी और गार्डन को बहुत अच्छे से सजाया गया था। और तभी सब एक साथ जोर से चिल्ला पड़े, कॉन्ग्रेचुलेशंस पंखुड़ी। ये सुन पंखुड़ी ने सामने देखा, आशा जी, दिलदार जी, अयन के अलावा वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड अमीशा भी थी और अयन का असिस्टेंट जय भी था। उन लोगों को देख पंखुड़ी के फेस पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। अयन आगे बढ़ा और पंखुड़ी का हाथ थाम के सबके पास ले गया। आशा जी और दिलदार जी ने दोबारा उसे गले लगाया और अमीशा तो पंखुड़ी के ऊपर कूद पड़ी। ये देख पंखुड़ी हंस पड़ी। उसके बाद जय ने भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ पंखुड़ी को बधाई दी। पंखुड़ी ने स्माइल करते हुए हैरान होते हुए पूछा, ये सब कब प्लान की आप लोगों ने? ये सुन अमीशा ने कहा, अपने होने वाले पति परमेश्वर से पूछो। हम तो बस जहांपना के आदेश का पालन करते हुए यहाँ तक आ गए। उसकी बात सुन पंखुड़ी हंस पड़ी और बाकी के लोग भी अमीशा की बातें सुन हंस पड़े। फिर दिलदार जी ने कहा,
हाँ बेटा, ये सब अयन बेटा ने प्लान किया है। हमें तो पता भी नहीं था। मुझे थोड़ी देर पहले कॉल किया और यहाँ बुलाया। अब जाकर पता चला वो तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान कर रहा था। ये सुन पंखुड़ी ने अयन की तरफ अपनी इमोशनल आंखों से देखने लगी। अयन को जब महसूस हुआ कि पंखुड़ी रोने वाली है, तो उसने झट से पंखुड़ी का हाथ पकड़ लिया और बोला, चांद, अब चलो केक कट करो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमें और एंजॉय भी तो करनी है। ये बोल वो पंखुड़ी को टेबल के पास ले गया जहाँ एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी केक रखा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, कंग्रेचुलेशन पंखुड़ी। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए केक कट की और उसने सबसे पहले अयन को केक खिलाई, फिर दिलदार जी को और आशा जी को और अमीशा और जय को भी खिलाई। ऐसे ही सब लोग एंजॉय करने लगे। शैंपेन के साथ वहाँ हल्की सी म्यूजिक चलने लगी और अयन और पंखुड़ी साथ में डांस करने लगे। वहीं जय जब से आया था तब से उसकी नज़र अमीशा पर अटकी हुई थी। अमीशा को देखते ही उसका दिल जोर जोर धड़कने लगा था। अपने दिल के बगावत की बात सुनते हुए जय ने अमीशा के पास गया और डांस के लिए पूछा। अमीशा भी हाँ कहते हुए जय के साथ डांस करने लगी, पर जय के साथ इतनी करीबी उसके भी दिल में हलचल हो रही थी। जय और अमीशा दोनों बहुत करीब थे और आंखों ही आंखों में उनके बीच जंग छिड़ गई थी, जो प्यार की शुरुआत की थी। शायद पहली नजर का प्यार ऐसा ही होता है, हल्का सा शर्माना, इतराना, थोड़ी झिझक। आग दोनों तरफ धीमे धीमे उठ रही थी। वही आशा जी और आनंद जी बस खुशी से दोनों जोड़ियों को देख रहे थे। फिर कुछ देर बाद डांस करके आशा जी ने कहा, चलो अब डिनर कर लो, कल जल्दी भी उठना है, सुबह पूजा रखी है ना मैंने। आओ बच्चों डिनर कर लो। सबने हाँ में सर हिलाया और वही गार्डन में बड़े से डाइनिंग टेबल में बैठ गए। आशा जी ने सबको सर्व करने लगी और अमीशा और पंखुड़ी भी उनकी हेल्प करने लगी। फिर वहाँ सब लोग डिनर करने लगे। वहीं थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे एक साया खड़ा था, जो पंखुड़ी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। ये और कोई नहीं विराट था, जो अभी शराब के नशे में था। उसने पंखुड़ी को ऐसे मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था। पंखुड़ी अभी एक खिली हुई गुलाब की तरह लग रही थी और ऊपर से अयन की तरफ देख शर्मा के मुस्कुराना विराट के दिल को घायल कर रहा था। पर वो अभी वहां जा नहीं सकता था। वो अच्छे से जानता था वो अयन का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बस वही पेड़ के नीचे बैठ गया और पंखुड़ी को देखने लगा। पंखुड़ी, अयन और बाकी सबका डिनर ऑलमोस्ट हो ही गया। फिर दिलदार जी ने जय और अमीशा से कहा, अभी काफी रात हो गई है और कल घर में सुबह पूजा भी है, तो तुम लोग आज रात यही रुक जाओ। अमीशा, मैं तुम्हारे पापा को कॉल करके बता दूंगा कि तुम आज रात यही रुक रही हो। ये सुन पंखुड़ी ने कहा, पापा आप अंकल से कहिए कि अमीशा अभी मेरे सगाई के बाद ही घर जाएगी, उससे पहले नहीं। ये सुन दिलदार जी मुस्कुरा दिए और हाँ में सर हिला दिया। वहीं पंखुड़ी की नज़र अमीशा और जय पर बराबर बनी हुई थी। उसको पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच जरूर कोई बात बन रही है। अयन तो टेबल के नीचे से पंखुड़ी का हाथ थामा हुआ था। फिर जब सबका डिनर हो गया तो दिलदार जी ने कहा, ठीक है बच्चों, एक काम करो, अभी थोड़ी देर टहलकर जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना होगा ना। मैं भी बस सोने जा रहा हूँ, कल की अरेंजमेंट भी करनी है। ये सुन अयन ने कहा, पापा आपको किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आप अब जाइए और आराम कीजिए, मैं और जय सब कुछ देख लेंगे। दिलदार जी ने हाँ कहा और फिर अपने रूम में चले गए। उनकी भी एज हो रही थी तो जल्दी ही थक जाते थे। फिर आशा जी भी उनको गुड नाइट बोली और अपने रूम में चली गई। वहाँ सिर्फ बाकी रह गए अयन, पंखुड़ी, अमीशा और जय। पंखुड़ी ने कुछ सोचते हुए स्माइल किया और कहा, अयन चलो न, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमीशा, जय, हम दोनों अभी आए, तुम दोनों बात करो, फिर हम सो जाएंगे, ठीक है। ये बोल पंखुड़ी अयन का हाथ पकड़ते हुए थोड़ा दूर ले आई और एक पेड़ के पीछे छुप के अमीशा और जय को देखने लगी। ये देख अयन ने अपनी एक भौहें उठा ली और बोला, जान ये तुम क्या कर रही हो? क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? ये सुन पंखुड़ी ने अयन को अपने साथ झुकाया और धीमी आवाज में बोली, ऐसे से चे चायू, वो देखो वहाँ आग लगने वाली है, देखो दोनों कैसे नजरें चुरा चुरा के देख रहे हैं। मुझे लगता है इन दोनों में कुछ होने वाला है।
ये सुन अयन ने वहां देखा तो उसने देखा कि हाँ, जय और अमीषा दोनों ब्लश करते हुए नजर चुरा के एक दूसरे को देख रहे हैं। ये देख अयन सारा मामला समझ गया। फिर अयन ने पंखुड़ी को कमर से पकड़कर अपने से सटा लिया और बोला, तो मेरी जान उन दोनों की नया पार कराने में लगी है। पंखुड़ी भी अयन के गले में दोनों हाथ लपेटकर बोली, हाँ, अगर दोनों के दिल में सच्ची जज्बात है तो क्यों नहीं। आखिर सबको सबका प्यार मिलना चाहिए। ये सुन अयन मुस्कुरा दिया, पर तभी वहां एक आवाज आई जो कह रहा था, पर मेरा प्यार मुझे कब मिलेगा। ये सुनते ही अयन और पंखुड़ी ने उस तरफ देखा तो वहां विराट खड़ा था और उसकी आंखें नशे की वजह से लाल हो रखी थी। विराट लड़खड़ाते हुए पंखुड़ी की तरफ आने लगा और बोला, तुमने ही अभी कहा न पंखुड़ी की सबको सबका प्यार मिलना चाहिए, ये बताओ मेरा प्यार मुझे कब मिलेगा। ये सुन पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने विराट को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने रात को। विराट ने हल्का मुस्कुराया और बोला, बस अपने प्यार को देखने आया था। ये सुन पंखुड़ी ने अपनी आंखें घुमा ली, पर अयन का दिल जलने लगा। उसने जबड़े भींचते हुए बोला, विराट अहुजा, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। विराट ने अयन पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस पंखुड़ी को ही एक सिरे से देखने लगा और बोला, पंखुड़ी, एक बार मेरी तरफ देखो, मैं अपने हर गुनाहों का तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। PLZ, मुझे माफ कर दो मेरे किए उस हर जुर्म के लिए जिससे तुम्हें तकलीफ हुई थी। मुझे माफ कर दो। एक बार, बस एक बार मुझे माफ करके देखो, फिर मैं तुम्हें कभी चोट पहुंचने नहीं दूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। ये सुन पंखुड़ी ने अपनी आंखें घुमा ली और कहा, ओह हेलो, ये बेतुकी की बातें मुझसे मत करो, मुझे तुम्हारे साथ और खुश माय फुट, तुम्हारा साया भी मेरे ऊपर नहीं चाहिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी शादी अयन माथुर से होने वाली है, परसों सगाई है, सगाई का खाना खाने आ जाना। ये बोल उसने अयन का चेहरा पकड़ा और अपनी एड़ी उठा के अयन को किस कर लिया। टू बी कंटिन्यूड। जिस्मों का प्यार। अब आगे। पंखुड़ी ने अयन को विराट के सामने किस कर लिया और फिर कुछ देर बाद अयन को छोड़कर विराट को देख बोली, अब तुम्हें समझ आया ना, मैं अयन की हो चुकी हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अयन से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। इसीलिए यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ। मैं और अयन कभी अलग नहीं होंगे। वैसे भी जो तुमने मेरे साथ किया था उसकी सजा तो मैं तुम्हें देना चाहती थी, पर अफसोस तुम्हें कर्मा खुद ही मिल गया। अच्छा हुआ मेरे हाथ गंदे नहीं करने पड़े। ये बोल पंखुड़ी अपनी आंखों में आग लिए विराट को देख रही थी। ये सुन विराट ने हैरानी से कहा, पंखुड़ी, तुमने भी पुनर्जन्म लिया है। पंखुड़ी ने विराट को घूरते हुए बोली, हाँ, और मुझे सब अच्छे से याद है तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। इसीलिए तुम्हारे लिए भलाई इसी में होगा कि तुम जल्द से जल्द मेरे नजरों के सामने से हट जाओ। पर विराट जाने के लिए नहीं माना। वो पंखुड़ी के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, पंखुड़ी, PLZ, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गुनाह किया है, पर मुझे ऐसी सजा मत दो। मैं पहले जैसा अच्छा हो जाऊंगा। पंखुड़ी, PLZ, मेरे पास लौट आओ। पंखुड़ी ने विराट को लात मार दी और कहा, ये गंदी हाथों से मुझे छुआ मत करो। मुझे तुम्हारी बीमारी नहीं चाहिए। और हाँ, यहाँ से दफा हो जाओ। माफी तो तुम्हें मिलने से रही। बस यही चाहती हूँ कि जेनी और तुमको एक दूसरे का साथ मरते वक्त भी मिले। ये बोल पंखुड़ी टेढ़ी स्माइल की और अयन का हाथ पकड़ वहां से अंदर जाने लगी। वो दोनों लिविंग रूम में पहुंच चुके थे तो अयन ने अभी पंखुड़ी को अभी झट से गोद में उठाया और पंखुड़ी के रूम की तरफ ले जाने लगा। पंखुड़ी ने भी अयन के गले में अपनी बाहें लपेट ली। वो जानती थी अभी अयन उसे सवाल जवाब करेगा। अयन ने पंखुड़ी को रूम में लाया और बेड पर पटक दिया। बेड इतना मखमली था, पंखुड़ी बेड पर पूरा बाउंस होने लगी। अयन पंखुड़ी के ऊपर आया और उसे ध्यान से देख बोला, पांखु, तुमने जो अभी अभी कहा क्या वो सच है? क्या तुमने भी पुनर्जन्म लिया है? पंखुड़ी अपनी नम आंखों से अयन को देखी और अपना सरहा में हिलाया। फिर पंखुड़ी अयन के गाल में अपना हाथ रखा और बोली, आयु, मैं भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस जन्म में भेजा, मुझे दूसरा मौका दिया, मुझे तुमसे मिलाया, मुझे तुम दिए,
उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आयु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं तुम्हें पुनर्जन्म में यकीन है या नहीं, पर हाँ, मैं रीबॉर्न हुई हूँ पास्ट लाइफ में। पंखुड़ी बोल ही रही थी कि अयन ने आगे कहा, मुझे सब पता है जान, मुझे सब याद है, क्योंकि इस नए जन्म में सिर्फ तुम ही नहीं, मैंने भी जन्म लिया है। मेरा भी रीबॉर्न हुआ है। ये सुनते ही पंखुड़ी हैरान रह गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अयन को देखने लगी और अपनी कांपती हुई आवाज में पूछी, पर आयु कैसे? ये कैसे? मेरा समझ में आता है। मेरी मौत बहुत बुरी तरीके से हुई थी। पर तुम? कहीं तुमने? ये बोल के पंखुड़ी हैरान रह है। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया और वो अयन को देखने लगी। अयन भी पंखुड़ी की बात समझ गया और अपना सर हाँ में हिला के बोला, हाँ जान, मैंने तुम्हारे जाने के बाद अपनी जान ले ली थी, उसी झोपड़ी में जहाँ तुमने मेरी बाहों में आखिरी सांस लिया था। मेरे आंखों के सामने तुमने अपना दम तोड़ा था, तो मैं तुम्हारे बिना जी के क्या करता। इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद मैंने भी उसी वक्त अपनी जान दे दी। और अब देखो, अब हम दोनों साथ हैं। आखिर मैंने तुम्हें अपने किस्मत में ला ही दिया। मैंने तुम्हें अपना बना लिया। मैंने किस्मत से लड़के तुम्हें अपना बनाया। अयन जैसे जैसे ये बात बोल रहा था, वैसे वैसे पंखुड़ी के आंसू निकल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अयन उससे इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। पंखुड़ी ने जोर से अयन को हग कर लिया और अयन के सीने से लगकर वो रोती रही। पंखुड़ी के अंदर से सारे दर्द, तकलीफ उसके आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। अयन ने भी पंखुड़ी को कस के गले लगा लिया और अपने दिल को ठंडा करने लगा। अभी अभी विराट को यहाँ देख उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। एक पल के लिए उसका दिल कांप गया था, ये सोचकर कहीं पंखुड़ी उसे छोड़कर विराट के पास ना चली जाए, क्योंकि अयन ये बखूबी जानता था कि पंखुड़ी ने विराट को कितना प्यार किया था। पर उसे अब यकीन हो गया कि पंखुड़ी सिर्फ उसकी है और अब दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। कुछ देर बाद जब पंखुड़ी शांत हुई तो अयन ने अच्छे से पंखुड़ी को बेड पर लिटाया, पंखुड़ी के ऊपर ब्लैंकेट डाला और जाने के लिए मुड़ा, पर तभी एकदम से पंखुड़ी ने अयन का हाथ थाम लिया। अयन ने पंखुड़ी को देखा तो पंखुड़ी ने अपने कांपते हुए होठों से कहा, आयु, PLZ आज मत जाओ, मेरे पास रहो। पंखुड़ी की आंखों में एक तड़प थी, एक प्यार थी। अयन भी पंखुड़ी के पास बैठ गया और पंखुड़ी का सर सहलाने लगा। पर पंखुड़ी ने अयन को अपने करीब खींच लिया और अयन के होठों को अपने होठों से मिला के किस करने लगी। अयन हैरान रह गया पंखुड़ी के अचानक से किए इस मूव से। पंखुड़ी अयन से थोड़ा अलग हुई और बोली, आयु, आज की रात मुझे अपना बना लो। मैं आज तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। आयु, मेक मी योर्स। पंखुड़ी ने इतनी इमोशन और प्यार से कहा कि अयन का दिल धक धक करने लगा। अयन ने कहा, जान, ये तुम तुम सच में ये चाहती हो? पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और अयन को फिर से अपने पास खींच लिया। अयन भी अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। उसका बॉडी भी रिएक्ट कर रहा था। अयन ने फिर पंखुड़ी को डीप किस करने लगा और उसी के साथ रूम की लाइट अयन ने ऑफ कर दिया। वहां सिर्फ डिम लाइट जल रही थी। अयन ने पंखुड़ी को किस करते हुए ही अपना शर्ट की बटन खोलने लगा और अपना शर्ट खोलकर बेड पर फेंक दिया। फिर अयन पंखुड़ी के गले में किस किया और इसी के साथ वो पंखुड़ी के कपड़े भी उतारता गया। अयन ने किस ब्रेक करके पंखुड़ी का T-शर्ट उतार दिया और पंखुड़ी को पलट दिया, जिससे पंखुड़ी की कोरी पीठ उसके सामने आई। अयन ने बेहद सेंसुअल तरीके से पंखुड़ी के पीठ पर अपना हाथ फिराया और अपने दांतों से पंखुड़ी का भी रा की हुक खोल दिया, जिससे पंखुड़ी की एक सिसकी निकल गई। वो पागल हो रही थी अयन के टच से। अयन की सांसें भी गहरी हो रही थी। वो आज ये कदम नहीं उठाना चाहता था, पर पंखुड़ी की आंखों में एक तड़प थी जो अयन के आंखों में भी थी। बस दोनों को आज एक दूसरे का साथ चाहिए था, तो यही सही, आज दोनों हर एक बंदिशों को तोड़ते हुए आज एक हो रहे थे। अयन ने अब पंखुड़ी का भी रा खोलकर बेड पर फेंक दिया और पंखुड़ी के पीठ पर अपने होठ चलाने लगा। पंखुड़ी ने बेड शीट को अपने मुट्ठी में भर लिया और इसे फील करने लगी।
फिर अयन धीरे धीरे पंखुड़ी के पीठ को चूमते हुए पंखुड़ी के कमर तक पहुंचा और पीछे से ही पंखुड़ी के एक बॉसम को अपने हाथों में भर लिया और दबाने लगा। पंखुड़ी आहें भरने लगी। फिर अयन ने पंखुड़ी फिर से पलट दिया और अपने सामने कर लिया। फिर अयन पंखुड़ी के कॉलर बोन क्लीवेज पर किस करने लगा। पंखुड़ी का भी हाथ अयन के पीठ पर कसती जा रही थी। फिर अयन धीरे धीरे नीचे आया और पंखुड़ी के बोसम को अपने मुंह में भर लिया और एक हाथ से दूसरे बोसों को दबाने लगा। अयन ऐसे ही पंखुड़ी को प्लेजर देते हुए पंखुड़ी के पेट तक आया और पूरे पेट को चूमने लगा। फिर अयन पंखुड़ी के पैरों को बीच गया। पंखुड़ी के प्राइवेट पार्ट का कपड़ा हटा के अयन ने पंखुड़ी के पैरों के बीच अपना मुंह छुपा लिया और पंखुड़ी के फॉरबिडन हिस्से को चूमने लगा। ये ऐसा होते ही पंखुड़ी को ऐसा लगा जैसे वो खुली आंखों से ही तारे दिख रही हो। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए उसका सर पीछे की तरफ चला गया और उसकी पीठ की कर्व बन गई। अयन ने पंखुड़ी को ज्यादा टॉर्चर नहीं किया और अब वो अपना पैंट खोलते हुए पंखुड़ी के फॉरबिडन एरिया के बीच खुद को एडजस्ट करने लगा। पंखुड़ी की जान अटक गई क्योंकि ये पल अब उसे कैसा महसूस होने वाला था उसे खुद पता नहीं था। पंखुड़ी का घबराया हुआ चेहरा देख अयन ने पंखुड़ी के माथे को किस कर कहा, डोंट वरी जान, मैं बहुत जेंटल रहूंगा। अगर फिर भी तुम्हें ज्यादा दर्द हो तो मुझे बताना, मैं उसी वक्त रुक जाऊंगा। क्या मैं अभी अंदर जाऊं? अयन पंखुड़ी से परमिशन मांग रहा था, जो देख पंखुड़ी ने भी पलके झपका दी और अयन एकदम हल्के से पंखुड़ी में एंटर कर गया, जिससे पंखुड़ी की एक दर्द भरी चीख निकल गई। अयन ये देख थोड़ी देर रुका और पंखुड़ी के होठों को किस करने लगा। फिर अयन ने कहा, जान थोड़ी देर और, तुम्हें अब अच्छा लगेगा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। ये बोल अयन पंखुड़ी में धीरे धीरे मूवमेंट करने लगा, जिससे पंखुड़ी की दर्द अब थोड़ा गायब हो गई और अब दोनों को बहुत अच्छा लगने लगा। ये फीलिंग दोनों आज पहली बार एंजॉय कर रहे थे। उनका ये प्यार 2 घंटे तक चला। हालांकि अयन अभी भी पंखुड़ी को छोड़ना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसे रुकना पड़ा क्योंकि सुबह ही उनकी पूजा थी और सुबह जल्दी ही होने वाली थी। इसीलिए अयन ने पंखुड़ी को ज्यादा तंग नहीं किया और 2 घंटे तक प्यार करके दोनों एक दूसरे के बाहों में सो गए। टू बी कंटिन्यूड। पूजा पंखुड़ी इन साड़ी। अब आगे। अयन और पंखुड़ी तो आराम से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विराट, जो अभी भी वही था, वो अभी सुन्न होते हुए वही बैठा था। वो जाना नहीं चाहता था, पर वो अंदर भी नहीं जा सकता था। वो वही लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ जय और अमीषा अभी तक बातें कर ही रहे थे। जय और अमीषा ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लिया, क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगा और अब दोनों सोने के लिए अंदर जाने लगे। वहीं अमीषा और जय अलग अलग रूम में गए और सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही पंखुड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। अयन और पंखुड़ी, जो अभी तक नींद में ही थे, उनकी नींद पर खलल पड़ी और दोनों की नींद खुल गई। पंखुड़ी ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसकी नजर अयन पर पड़ी, जो उसे ही अपने बाहों में कसकर भर के सो रहा था। दरवाजे पर अभी भी नोक हो रही थी तो पंखुड़ी थोड़ा घबरा गई। उसने वैसे ही चिल्लाया, हाँ मैं अभी आती हूँ बाहर। बाहर जो आशा जी थी, उन्होंने कहा, पंखुड़ी बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें पूजा में पहनने के लिए साड़ी और ज्वेलरी देने आई हूँ। ये सुन पंखुड़ी ने बहाना बनाते हुए कहा, आंटी मैं बाथरूम में थी, दरवाजे पर नोक हुई तो मैं बस कौन है ये जानने के लिए बाहर आई थी। मेरे हाथ में साबुन लगा है। आंटी आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर बाद अमीषा के हाथों ये सामान भेज दीजिएगा, मैं बात ले लेती हूँ। ये सुन आशा जी ने हाँ कहा और वहां से चली गई। और अब जाके पंखुड़ी ने एक राहत की सांस ली। वो जल्दी से वहां से उठने ही वाली थी कि अयन ने फिर से पंखुड़ी को अपने बाहों में खींच लिया और कहा, क्या जान, सुबह सुबह कौन झूठ बोलता है? आशा माँ को बता देती ना कि हम दोनों अंदर है। ये बोल अयन पंखुड़ी को छेड़ने लगा। पंखुड़ी के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। उसने अयन के सीने पर थोड़ा मारते हुए अयन के सीने में अपना सर रख लिया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। फिर पंखुड़ी ने कहा, आयु PLZ सुबह सुबह मुझे छेड़ा मत करो। ये सुन अयन ने जल्दी से कहा, अगर तुम्हें नहीं छेड़ूंगा तो क्या पड़ोस वाली को छेड़ूंगा। ये सुन पंखुड़ी और अयन को मारने लगी।
वो उठ के बैठी ही थी कि तभी उसे पूरे बदन में दर्द होने लगा। पंखुड़ी कराहते हुए बेड पर दुबक कर बैठ गई। पंखुड़ी को दर्द में देख अयन को बहुत बुरा लगा। उसने पंखुड़ी बैग सहलाया और कहा, सॉरी जान, मैंने बहुत कोशिश की, मैं जेंटल रहा हूँ। तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? पंखुड़ी ने ना में सिर हिला के कहा, नहीं, पर यह दर्द मुझे अच्छी भी लग रही है आयु, तुम जो मेरे रग रग में बस गए हो। आई लव यू सो मच। ये कहते हुए पंखुड़ी अयन के सीने से लग गई। अयन ने भी पंखुड़ी को अपने बाहों में समाया और फिर कहा, चलो तुम फ्रेश हो लो, पूजा शुरू होने वाली है, नहीं तो देर हो जाएगी। ये बोल अयन पंखुड़ी को अपने गोद में उठाया और वॉशरूम के ले जाने लगा। ये देख पंखुड़ी ने कहा, आयु, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ, तुम भी रेडी हो जाओ। ये सुन अयन ने डेविल स्माइल कर कहा, पानी हमें क्यों ही बर्बाद करे, जब एक ही बार में दोनों नहा सकते हैं। उससे टाइम भी बच जाएगा और पानी भी, उसी के साथ थोड़ा मॉर्निंग एक्सरसाइज भी। ये कह अयन और पंखुड़ी एक साथ वॉशरूम में घुस गए और अब अंदर से पंखुड़ी की आहें सुनाई देने लगी। खैर अयन ने पंखुड़ी को ज्यादा परेशान नहीं किया। वो पंखुड़ी को वापस कमरे में लाया और उसे बेड पर बिठा दिया। फिर अयन रेडी होने के लिए चुपके से पंखुड़ी के रूम से निकला और उसके रूम में चला गया। वही पंखुड़ी अब ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी थी और अपने बाल सुखा रही थी। उसके गले में अयन के दिए हुए लव बाइट साफ दिख रहे थे। तभी पंखुड़ी के रूम में दस्तक हुई। पंखुड़ी ने डोर खोला तो वहां अमीशा खड़ी थी, जिसके हाथ में एक थाल थी और वहां एक पीली साड़ी और उससे मैचिंग कुछ ज्वेलरी थी। अमीशा ने देखा पंखुड़ी अभी भी बाथरूम में ही है, तो ये देख वो हैरान हुई और जल्दी से रूम में आते हुए बोली, क्या पंखुड़ी, आज तुम्हारे लिए पूजा रखी गई है और तुम ऐसे कैसे लेट हो सकती हो? और ये क्या अभी भी तुम बाथरूम में ही हो? है भगवान, क्या होगा तुम्हारा? ये बोल अमीशा पंखुड़ी को मिरर के सामने बिठाया और पंखुड़ी के बाल हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। पंखुड़ी सच में बहुत थक गई थी, उससे तो चला भी नहीं जा रहा था, पर आज वो ज्यादा ही ग्लो कर रही थी। पंखुड़ी ने अमीशा से कहा, अमू, पीएलजेड तैयार होने में मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे तो साड़ी भी पहननी नहीं आती। ये बोल पंखुड़ी ने मुंह बना लिया। अमीशा ने पंखुड़ी के बालों को सुखाए हुए ही कहा, हाँ मेरी पंखो, तू चिंता ना कर, मैं तुझे आज ऐसे तैयार करूंगी कि अयन आज तुझे नजर ही नहीं हटा पाएगा। बाय द वे, ये बोल तुम दोनों कल अचानक कहाँ गायब हो गए? मैंने और जय ने बहुत देर तुम दोनों का वेट किया, तुम दोनों वापस नहीं आए तो हम जाके सो गए। अमीशा ये बोल ही रही थी कि उसने पंखुड़ी के गले में वो लव बाइट देखी, जिसे देख अमीशा की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोली, पंखुड़ी, तुम्हारे गले में ये निशान? क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? पंखुड़ी ने अपने उंगलियां उलझाने लगी और सर नीचे करके हाँ कह दिया। ये सुन अमीशा की मुंह शौक से खुल गया और कहा, इसका मतलब तुम दोनों वहां हमें छोड़कर यहाँ प्यार कर रहे थे? पंखुड़ी तुम बहुत नॉटी हो गई हा। ये कह अमीशा पंखुड़ी को छेड़ने लगी और पंखुड़ी शर्माने लगी। फिर ऐसे ही अमीशा ने पंखुड़ी को छेड़ते हुए उसे रेडी करने लगी। कुछ देर बाद पंखुड़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी। उसके ऊपर पीली साड़ी बहुत जच रही थी। उसके बालों का मैसी बन बनाया गया था और बालों की दो लतें उसके चेहरे को छू रही थी। अमीशा ने अपने आँखों से काजल लेके पंखुड़ी के कान के पीछे लगा दिया और कहा, पंखुड़ी आज सच में तू बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। ये बोल अमीशा पंखुड़ी की बलाइयां उतारने लगी। अमीशा ने पंखुड़ी को पकड़ा और रूम से बाहर ले गई। उधर अयन पहले से ही हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था। पीले रंग का कुर्ता पायजामा उसके ऊपर भी बहुत खिल रहा था। जब पंखुड़ी स्टेयर्स से होके नीचे उतर आई तो अयन बस पंखुड़ी को देखता ही रह गया। पंखुड़ी के चेहरे का नूर आज कुछ अलग ही लग रहा था। वहां बाहर वाला कोई नहीं था, सिर्फ दिलदार जी, आशा जी, जय, अमीशा और हमारे दुल्हा दुल्हन और पंडित जी। अमीशा ने पंखुड़ी को लाके अयन के साथ बिठाया और अयन के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। उसके बैठते ही पंडित जी ने पूजा शुरू की। पंडित जी ने अयन और पंखुड़ी दोनों का नाम लेके मंत्र जाप करते हुए आहुति देना शुरू की और फिर बाद में अयन और पंखुड़ी दोनों को साथ में आहुति देने को कहा। कुछ देर बाद पूजा खत्म हो गई। पंडित जी ने अयन और पंखुड़ी के हाथ में एक एक धागा बांधा और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी दी।
कुछ देर अयन और पंखुड़ी पंडित जी को अच्छे से दक्षिणा और उनको खाना खिलाएं और उनको विदा दे दी। वहीं बाहर गार्डन में विराट जो अभी तक सो रहा था, उसको एक गार्ड ने देख लिया और सीधे दिलदार जी को कॉल कर दिया। दिलदार जी को जब पता चला कि विराट गार्डन में है, तो वो जल्दी से बाहर आए और देखा कि हाँ, विराट अभी भी घास पे लेट के सो रहा है। दिलदार जी नीचे झुके और वो विराट को उठाने लगे। विराट की आंखें खुली और उसने दिलदार जी को देखा। ये देख वो झट से उठ बैठ गया और कहा, अंकल आप? दिलदार जी ने हैरानी से पूछा, विराट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम यहाँ सो क्यों रहे थे? विराट का शराब का नशा अब तक छूट चुका था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, सॉरी अंकल, वो शायद मैं कल रात आ गया था और यही सो गया। दिलदार जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो, आज घर में पूजा रखी गई थी, तो चलो तुम खाना खा के ही जाना। ये बोल दिलदार जी उठ खड़े हो गए। दिलदार जी को विराट ज्यादा पसंद तो नहीं था, क्योंकि उसने पंखुड़ी के साथ बहुत कुछ किया था जो दिलदार जी को पता था, और वो बस ये नहीं चाहते थे कि उनके घर आए किसी को भी ऐसे अपमान करके भेजे। इसीलिए उन्होंने विराट को खाने के लिए इनवाइट किया। विराट अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि उसे पंखुड़ी का चेहरा देखने को मिलेगा। वो जल्दी से उठा और दिलदार जी के पीछे पीछे जाने लगा। वो विला के अंदर पहुंचा तो उसने देखा विला को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और सिर्फ गेंदा फूल से पूरा डेकोरेशन किया गया था। वहां हॉल में ही हवन कुंड था, जिसकी आग अभी भी बुझी नहीं थी। वो जाके सोफे पर बैठा और दिलदार जी भी वहीं बैठ गए। कल सगाई थी, तो बाहर की डेकोरेशन खत्म हो ही गई थी और विला भी आज डेकोरेशन होने वाला था, क्योंकि आज की पूजा की वजह से ज्यादा चमक धमक डेकोरेशन नहीं की थी। और पूजा हो गई तो पूरा विला दुल्हन की तरह सजने वाला था। तभी वहां अयन और पंखुड़ी सीढ़ियों से उतर आए और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में थे और दोनों हंस मुस्कुरा के आ रहे थे। दोनों ने अभी तक कपड़े बदले नहीं थे। पंखुड़ी अभी भी साड़ी में थी, अयन भी कुर्ते में था। दोनों की जोड़ी साक्षात शिवजी और पार्वती माँ की जोड़ी लग रही थी। उन दोनों को देख दिलदार जी के होठों पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई। अयन और पंखुड़ी ने देखा कि सोफे पर विराट बैठा हुआ है। ये देख अयन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आया, पर उसने कुछ नहीं कहा और आके विराट के सामने खड़े हो गए। अयन ने दिलदार जी से कहा, डैड, सगाई कल है और मेहमान आज से ही आना शुरू हो गए क्या? अयन की बात सुन दिलदार जी ने गला साफ कर लिया और कहा, वो विराट को मैंने ही बुलाया था। अच्छा तुम दोनों बताओ, तुम लोगों का काम हो गया ना? चलो खाना खा लेते हैं। अयन ने कहा, हाँ डैड, हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक कर ली है, बस आपके साथ बाकी है। ये बोल पंखुड़ी और अयन दोनों दिलदार जी के इर्द गिर्द बैठ गए और उनके पीछे ही जो जय आ रहा था उसने उनकी फोटो खींचना शुरू कर दी। अयन और पंखुड़ी हर एक पल को कैमरे में कैद करना चाहते थे। उनको इतना ज्यादा खुश देख विराट का कलेजा फटने को हुआ और उसके आंखों के कोनों से 2 बूंद आंसू लुढ़क गए। टू बी कंटिन्यूड। एंगेजमेंट सेरेमनी। अब आगे। पंखुड़ी, अयन और दिलदार जी अपनी फैमिली की हैप्पी मोमेंट्स कैमरे में कैद करने लगे। वो लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। वहीं पास में ही बैठा विराट का कलेजा जल रहा था। उसने सोचा, अगर उसने कोई गलती नहीं की होती तो आज अयन की जगह वो होता। पंखुड़ी और अयन का फोटोज क्लिक करके हो गया तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ गए। पूजा के लिए आज शुद्ध शाकाहारी खाना ही बनवाई गई थी। पंडित जी पहले ही खाना खाके उन लोगों से विदा लेकर चले गए थे। डाइनिंग टेबल पर जय, अमीषा, विराट, पंखुड़ी और अयन और पंखुड़ी के पापा बैठे हुए थे। आशा जी को भी साथ में ही बैठने को कहा, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि उन्हें खाना परोसनी है, तो उन्होंने सबकी प्लेट पर खाना परोसना शुरू किया। अयन और पंखुड़ी तो एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हुए खाना खा रहे थे। वहीं जय और अमीषा का अलग सीन चल रहा था, आंखों ही आंखों में। बस विराट वहां अकेला फील कर रहा था। उसके गले से खाना उतर नहीं रहा था। उन लोगों में से किसी ने भी विराट को देखा तक नहीं, सिर्फ वो अकेला खाने को चम्मच से गोल गोल घुमाने लगा। वो वहां इसीलिए बैठा था ताकि उसको पंखुड़ी का चेहरा कुछ देर और देखना था। कुछ देर बाद उन लोगों का खाना खत्म हुआ
और विराट भी वहां से चला गया। अब कल सगाई थी तो आज सब बिजी रहने वाले थे। तैयारियां अभी थोड़ा बाकी थी। फिर पंखुड़ी और अमीषा भी लिविंग रूम में बैठी और वहां डिजाइनर पंखुड़ी के लिए डिजाइनर लहंगा लेकर आया। पंखुड़ी अपने लिए लहंगा सेलेक्ट करने लगी। अमीषा भी खुद के लिए भी लहंगा सेलेक्ट करने लगी। सब लोग अपने अपने हिसाब से लहंगा शेरवानी अब चूज करने लगे। कुछ देर बाद पंखुड़ी का सब रेडी हो गया। लहंगा, ज्वेलरी, सब कुछ सेट था। ये दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन शाम को, आज शाम को सगाई होनी थी तो मेहमान आने शुरू हो गए थे। पूरे अवस्थी विला को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। एंगेजमेंट में काफी नामी बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर्स तक सब आए थे। डेकोरेशन इतनी खूबसूरत थी कि सबकी आंखें एक पल के लिए ठहर जाए। गार्डन के बीच ही एक स्टेज थी जो सिर्फ फूलों से सजाया गया था। अयन पीच कलर की शेरवानी में कहर ढा रहा था। वो सब लड़कियों पर बिजली गिरा रहा था। पंखुड़ी अपने रूम में रेडी हो रही थी। उसको मेकअप आर्टिस्ट रेडी कर रहे थे। पंखुड़ी ने भी पीच कलर का ही लहंगा पहना हुआ था जो उसके गोरे बदन पर चमक रहा था। पूरे लहंगे पर हीरे जरी हुई थी। उसकी मेकअप बहुत भी अच्छे से की गई थी। बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा गया था। मेट रेड लिपस्टिक, आंखों में स्मोकी आई मेकअप, माथे पर छोटी सी बिंदी, नाक में एक नोज रिंग और हाथों में डायमंड की भरी भरी चूड़ियां। पंखुड़ी स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा लग रही थी। वो जब रेडी हुई तो मेकअप आर्टिस्ट का भी आंखें हैरत में फैल गई। आशा जी वहां आई तो वो भी पंखुड़ी को देख शॉक हो गई। उन्होंने पंखुड़ी के कान के पीछे एक काला टीका लगाया और कहा, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। और वो बलाइयां लेने लगी। अमीषा भी रेडी होकर आई और पंखुड़ी के पास आके खड़ी हो गई। तभी वहां एक मैड आई और बोली, पंखुड़ी मैडम को नीचे बुला रही है। पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़कने लगा। अमीषा ने पंखुड़ी का एक हाथ थाम लिया और उसे बाहर गार्डन की तरफ ले जाने लगी। जब वो एंट्रेंस तक पहुंची तो सबकी नजर पंखुड़ी पर अटक गई। पंखुड़ी लगी इतनी खूबसूरत रही थी, कोई भी उससे नजर हटा नहीं पा रहा था। ये देख अयन को जलन होने लगी और वो स्टेज से उतरकर खुद पंखुड़ी के पास गया और पंखुड़ी को अपने गोद में उठा लिया। अयन बहुत जेलस था। सब लोग उसका रिएक्शन देख हंस रहे थे। अयन ने पंखुड़ी को स्टेज पर लेकर गया और वहीं उतार दिया। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। फिर वहां पंडित जी आए और विधि अनुसार उनको अंगूठियां पहनाने के लिए कहा, क्योंकि अब मुहूर्त हो चुका था। अयन अपनी घुटनों पर बैठा और पंखुड़ी का हाथ चूम कर रिंग फिंगर में उसने एक बड़ा सा डायमंड रिंग पहना दिया जो बहुत खूबसूरत और अनोखा दिख रहा था। और डायमंड के बीच पंखुड़ी का नाम भी लिखा हुआ था जो किसी के बस का नहीं था, पर अयन कर सकता था। उसने डायमंड के अंदर से पंखुड़ी के नाम को ऐसा डलवाया जो रिंग को देखते ही पंखुड़ी का नाम दिखता था और साथ ही डायमंड की वो चमक, लोगों की नजरें वहीं पर ठहर जाए। फिर पंखुड़ी ने भी रिंग लिया और अयन के रिंग में पहना दिया। फिर सब लोग खुशी खुशी तालियां बजाने लगे और अयन और पंखुड़ी को बधाई देने लगे। सब गेस्ट्स पंखुड़ी और अयन को गिफ्ट्स देने लगे। कुछ देर बाद वहां जोरों शोरों से पार्टी शुरू हो गई। वहां सब कपल डांस करने लगे। सेंटर में पंखुड़ी और अयन थे जो एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे उनको किसी ने फेविकोल से चिपका दिया हो। अयन ने डांस करते हुए पंखुड़ी का कमर सहलाते हुए कहा, आज से तुम आधी पंखुड़ी माथुर हो गई हो। वो दिन दूर नहीं जब तुम पूरी तरीके से मिसेस पंखुड़ी माथुर होने वाली हो। ये कह अयन ने पंखुड़ी को गोल घुमा दिया। पंखुड़ी ने भी गोल घूम के अयन के गले में हाथ लपेटकर बोली, मुझे भी इंतजार नहीं हो रहा कि कब मैं पूरी तरीके से हक से तुम्हारी बीवी बन जाऊं। आई लव यू सो मच, आयु। अयन ने भी पंखुड़ी को बेहद मोहब्बत से देख कहा, आई लव यू टू माई लव। और फिर दोनों सुकून से आंख बंद करते हुए हौले हौले डांस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ
अमीषा और जय का भी टाका भिड़ रहा था। दोनों डांस कर रहे थे और अमीषा की आंखें झुकी हुई थी। उसके गाल में शर्म की लाली छाई हुई थी। जय ने ही फिर एक स्टेप आगे बढ़ाया और अमीषा को झटके से अपने बॉडी से सटा लिया। ये देख अमीषा की आंखें फटी की फटी रह गई। और अब जय ने अमीषा के कान में धीरे से कहा, ऐसे शर्माया मत करो, बिल्कुल एक कश्मीरी सेब की तरह लग रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये सेब पूरा का पूरा खा जाऊं। जय की बात सुन अमीषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जय को थोड़ा धक्का दिया और अपने बढ़ते धड़कन के साथ वहां से भाग निकली। और जय बस मुस्कुराते हुए अमीषा को भागते हुए देखता रह गया। वही दिलदार जी भी आज बहुत खुश थे। अपनी बेटी को इतना खुश देख वो कैसे खुश नहीं होते। इसीलिए उन्होंने खुशी में 2-3 पैग लगा ही दी। डांस के बीच ही अयन ने पंखुड़ी को एक कोने में ले गया और उसको बेतहाशा चूमने लगा। पंखुड़ी की सांसें उखड़ने लगी। किस इतनी पैशनेट थी कि दोनों की तेज सांसों का शोर सुनाई देने लगा। खैर, अयन ने पंखुड़ी को ज्यादा परेशान नहीं किया और पंखुड़ी का हुलिया ठीक करके वापस गार्डन में ले आया। पंखुड़ी और अयन की एंगेजमेंट ऐसे ही धूमधाम से हो गई। धीरे धीरे मेहमान भी चले गए और ये रात ऐसे ही खुशी से बीत गया। ऐसे 5 दिन बीत गए और पंखुड़ी और अयन की शादी की डेट 5 दिन बाद तय हुई। दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। पंखुड़ी भी शादी के तैयारियों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी, अपने शौक बखूबी निभा रही थी। उसने 2 दिन पहले ही श्रेया घोषाल के साथ एक सॉन्ग में प्लेबैक सिंग किया और साथ ही पंखुड़ी ने धीरे धीरे अपने डैड के साथ कंपनी के क्लाइंट्स को भी हैंडल करना सीख रही थी। विराट का हाल इन दिनों और खराब हो गया था। बुखार जैसे उसका पीछा छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वो बहुत बीमार हो गया था और ये उसका कर्म का ही फल था। टू बी कंटिन्यूड। शादी संपन्न हुई। अब आगे। पंखुड़ी और अयन इन दिनों अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से संभाल रहे थे। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। आज अयन और पंखुड़ी की मेहंदी और हल्दी दोनों रखी गई थी। कल फाइनली शादी होने वाली थी। सुबह का वक्त था और अभी हल्दी का फंक्शन रखा गया था। अयन अपने विला में ही था। उसके बदन से उतरा हुआ हल्दी पंखुड़ी को लगने वाली थी। ये सारी रस्में आशा जी ही दोनों तरफ से कर रही थी। वो सुबह ही अयन के विला गई। अयन को विधि अनुसार उसको हल्दी लगाई और उसके बदन से उतरा हुआ हल्दी पंखुड़ी के लिए लेकर वो अवस्थी विला पहुंची। पंखुड़ी अभी पीले लहंगे में सूरजमुखी फूल की तरह लग रही थी। वो बाहर गार्डन में बैठी हुई थी और उसके सामने लड़कियां और कुछ औरतें ढोलक बजाते हुए गाना गा रही थी। कोई नाच रही थी। पंखुड़ी बहुत एंजॉय कर रही थी। फिर पंखुड़ी को भी हल्दी लगाया गया और थोड़ी देर बाद हल्दी का फंक्शन भी खत्म हो गया। रात को मेहंदी रखी गई थी तो पंखुड़ी को उसकी भी तैयारी करनी थी। हल्दी लगाने के बाद नहाने के बाद पंखुड़ी का स्किन और निखर रहा था। वो अपने रूम में ही थी कि तभी उसको किसी ने पीछे से अपने बाहों में भरा और पंखुड़ी के पेट पर पीछे से हल्दी लगा दी। जब पंखुड़ी को अपने पेट पर ठंडी सी महसूस हुई तो उसने पेट की तरफ देखा तो उसका पूरा पेट हल्दी से भर गया था। वो पीछे घूमी तो सामने अयन था। अयन को देख पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या आयु? अभी तो मैं नहा के आई थी और तुमने फिर हल्दी लगा दिया। अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। ये सुन अयन ने पंखुड़ी के गाल पर अपना गाल रगड़ के कहा, तुम्हें हल्दी लगाए बिना ये हल्दी का रस्म कैसे पूरी हो सकती है जान? इसीलिए मैं ये रस्म पूरी करने तुम्हारे पास आ गया।
ये बोल उसने अपने गाल पर लगी हुई हल्दी पंखुड़ी के गाल पर लगाने लगा। अयन हल्दी लगाने के बाद नहाया नहीं था, वो चुपके से पंखुड़ी के घर आ गया था। फिर अयन और पंखुड़ी दोनों इत्मीनान से हल्दी रोमांस करने लगे। कुछ देर बाद ऐसे ही प्यार करने के बाद अयन जैसे आया था वैसे चला भी गया। पंखुड़ी ने आईने में खुद को देखा जो फिर से हल्दी से भर गई थी। वो फिर से वॉशरूम गई और अयन के प्यार के एहसास के साथ नहाने लगी। ऐसे ही शाम हो गई और अब मेहंदी के लिए पंखुड़ी के दोस्त आने लगी। पंखुड़ी ने अभी ग्रीन कलर का एक लहंगा पहना हुआ था और वो सब लड़कियों के बीच बैठी हुई थी। उसके हाथ में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की मेहंदी लगाई गई थी और उस डिजाइन के बीच ही अयन का नाम चमक रहा था। मेहंदी फंक्शन भी ऐसे ही मौज मस्ती के साथ खत्म हुई और पंखुड़ी अपने रूम में जा ही रही थी। जब वो रूम में एंटर हुई तो पीछे से अयन ने उसे बाहों में भर लिया और पंखुड़ी के गले पर किस करने लगा। पंखुड़ी भी अयन का टच बखूबी पहचानती थी। अयन का टच पाते ही पंखुड़ी के होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने प्यार से कहा, आयु बेबी रुक जाओ, वरना मेरी मेहंदी खराब हो जाएगी। ये सुनते ही अयन रुक गया और पंखुड़ी को अपनी तरफ घुमा के पंखुड़ी का मेहंदी देखने लगा। पंखुड़ी के हाथ में उसका नाम देख अयन के होठों पर एक मुस्कान छा गई। उसने पंखुड़ी की मेहंदी पर हल्के से चूम लिया। फिर उसने भी पंखुड़ी को अपना शर्ट की बटन खोलते हुए उसका लेफ्ट साइड का दिल वाली जगह दिखाया जहां पर पंखुड़ी का नाम बहुत ही खूबसूरत तरीके से टैटू किया गया था। ये देख पंखुड़ी ने शौक होकर अपना मुंह खोल लिया। उसने हैरानी से अयन के टैटू पर हल्के से टच किया तो आंसू पंखुड़ी के आंखों से बहने लगी, क्योंकि उसे पता था अयन को कितना दर्द हुआ होगा। पंखुड़ी ने सुबकते हुए कहा, आयु ये सब तुमने क्यों किया? अयन ने पंखुड़ी को अपने बाहों में भरते हुए कहा, तुम मेरे नाम का मेहंदी लगा सकती हो। कल से तुम मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने वाली हो तो क्या मैं तुम्हारे नाम का टैटू नहीं करवा सकता? बोलो। ये सुन पंखुड़ी का दिल और रोने लगा। उसने कसके अयन को गले लगा लिया और सुबकने लगी। उसे इतना ज्यादा प्यार शायद कभी कहीं नहीं मिलने वाला। और पंखुड़ी ये जन्म बस अयन से हद से ज्यादा प्यार करके बिताने वाली थी। उसे और कुछ नहीं चाहिए था। अयन ने पंखुड़ी के माथे पर किस किया और कहा, भूख लगी होगी ना तुम्हें? ये सुन पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया तो अयन ने किसी को कॉल किया तो अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। अयन ने दरवाजा खोला तो सामने एक मैड खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। अयन ने खाने का प्लेट लिया और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। फिर अयन ने पंखुड़ी को भी बेड पर बिठाया और उसके सामने फ्लोर पर ही बैठकर पंखुड़ी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। ये पल इतना सुकून वाला था कि पंखुड़ी को दिन भर की भाग दौड़ से जो भी थकान हुई थी सब पल भर में गायब हो गई। वो बस मुस्कुराते हुए अयन के हाथों से खाना खाने लगी। अयन पंखुड़ी को खाना खिलाने के बाद वहां से उठा और प्लेट को टेबल पर रख पंखुड़ी का चेहरा थाम के कहा, जान अब तुम रेस्ट करो, हम कल हमारी शादी है ना, तो मुझे कुछ और तैयारियां भी करानी है। तुम यही थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में अमीशा आके तुम्हारी कपड़े चेंज करने में हेल्प कर देगी। ये बोल अयन ने पंखुड़ी को बेड पर लिटाया और थपकी देने लगा। पंखुड़ी ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर बाद वो सो गई। अयन ने पंखुड़ी के माथे पर फिर से किस किया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रात यूं ही बीत गई और नेक्स्ट डे शादी का दिन था।
शादी की भागा दौड़ी में दिन भी ऐसे ही बीत गया और शाम हो गई। पंखुड़ी दुल्हन के लिबास में तैयार हो रही थी। रेड और मैरून कॉम्बिनेशन का लहंगा, जिसमें सोने की तार जरी हुई थी और उसके बीच डायमंड से वर्क किया गया था। लहंगा बहुत ही यूनिक दिख रहा था। पंखुड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके तारीफ में शब्द ही कम पड़ रहे थे। पंखुड़ी को 2 मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रही थी। आज पंखुड़ी का चेहरे का नूर कुछ अलग ही लग रहा था। आज उसका प्यार सफल होने जा रहा था। पंखुड़ी खुद को आईने में निहार रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहीं बाहर गार्डन में मंडप सजी हुई थी। मंडप में अयन दूल्हे के लिबास में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सेहरा लगा हुआ था और उसने भी रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहन रखी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और मुहूर्त के हिसाब से दुल्हन को बुलाया गया। अमीशा पंखुड़ी का हाथ थामे पंखुड़ी को मंडप तक लेकर आई। अयन की नजर पंखुड़ी पर ठहर गई। आज उसका प्यार 2 जन्म के बाद पूरा होने वाला था। अयन अपनी जगह से उठा और पंखुड़ी के पास जाने लगा। उसने पंखुड़ी का हाथ थामा और खुद पंखुड़ी को मंडप तक लेकर आया। पंखुड़ी को मंडप पर बिठाने के बाद अयन खुद भी अपनी जगह बैठ गया और पंडित जी शादी की विधि शुरू कर दी। इस बीच अयन और पंखुड़ी का हाथ एक दूसरे के हाथ से उलझा हुआ था। दोनों एक दूसरे के हाथ को थाम रखे थे। आज वो लोग हमेशा के लिए एक हो रहे थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए बोले तो अयन ने पंखुड़ी को गोद में उठा लिया और 7 वचन के साथ 7 फेरे लेने लगे। दोनों की आंखें एक दूसरे पर जमी हुई थी। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी ने पंखुड़ी के मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा तो अयन ने थाल से सिंदूर लिया और पंखुड़ी के मांग ने सजा दिया। इसी के साथ कुछ सिंदूर पंखुड़ी के नाक पर भी गिरा। ये देख सब गेस्ट मुस्कुरा दी, क्योंकि सबको पता था इसका मतलब क्या होता है। फिर सिंदूर दान के बाद पंखुड़ी के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहा तो अयन ने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। वहां एक डायमंड और छोटे छोटे काले मोतियों के साथ मंगलसूत्र बनवाया गया था और एपी नाम का लॉकेट था। वो मंगलसूत्र बहुत खूब लग रहा था। अयन ने पंखुड़ी के गले में मंगलसूत्र पहनाया और इसी के साथ पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुन सबने जोर जोर से ताली बजाने शुरू कर दिए। दिलदार जी और आशा जी के आंखों से आंसू बहने लगे, जो खुशी के आंसू थे। अयन और पंखुड़ी के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और इस हसीन पल को महसूस करने लगे। टू बी कंटिन्यूड। सुहागरात। अब आगे। अयन और पंखुड़ी की शादी हो चुकी थी। सब लोग उनको बधाई देने लगे और आशीर्वाद देने लगे। फिर अभी बारी आई पंखुड़ी की विदाई की। जल्दी ही विदाई की रस्म शुरू हुई। आशा जी, दिलदार जी और अमीशा ने सारे रस्म करते हुए पंखुड़ी की विदाई की। पंखुड़ी आज नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। अयन और पंखुड़ी आज से एक हो गए थे, ऑफिशियली भी। पंखुड़ी की विदाई हुई। दिलदार जी और आशा जी के आंखों में आंसू थे। पंखुड़ी के आंखों में भी आंसू बह रहे थे। अयन ने पंखुड़ी को अपने बाहों में भर लिया और उसे चुप कराने लगा। कुछ देर बाद ही उनकी कार माथुर विला के आगे रुकी। अब तक अयन जो अकेले रहते आया था, आज से ये विला पूरा होने वाला था। पंखुड़ी हमेशा के लिए यहाँ आ चुकी थी। अयन ने पंखुड़ी को कार से बाहर निकाला और विला के अंदर ले जाने लगा। वो दोनों मैन दरवाजे पर ही रुक गए और अंदर आशा जी आरती का थाल लिए खड़ी थी। वो अयन के भी तरफ से सारी रस्में निभा रही थी।
उन्होंने आलता का थाल नीचे रखा और आरती का थाल लेके पंखुड़ी और अयन की आरती उतारने लगी। फिर आशा जी ने पंखुड़ी से कहा कि वो दाई पैर से चावल के कलश को गिरा के आलते के थाल में पाँव रख के अंदर आ जाए। पंखुड़ी ने सेम वैसा ही किया। अयन और पंखुड़ी अंदर आए तो उसने देखा पूरा विला की सजावट बहुत ही खूबसूरत था, हर तरफ जाग जमक हो रखी थी। आशा जी ने अब ज्यादा उनको परेशान नहीं किया और अयन को बताया कि वो पंखुड़ी को उसके रूम में ले जाए और आशा जी उन दोनों के लिए खाना भिजवा रही है। अयन ने हाँ में सर हिलाया और पंखुड़ी को गोद में उठा के उसके रूम की तरफ ले जाने लगा। आशा जी के होठों पर मुस्कान थी। उन दोनों को ऐसे देख उन्होंने अपना सर झटका और किचन की तरफ चली गई और अयन और पंखुड़ी के लिए खाने की प्लेट लगाने लगी। वहीं दूसरी तरफ अयन पंखुड़ी को लेके रूम तक पहुंच चुका था। पंखुड़ी ने देखा कि पूरा रूम सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था और वहां कैंडल्स जली हुई थी। सुहागरात की सेज बहुत खूबसूरत लग रहा था। पंखुड़ी को बहुत शर्म आ रही थी। अयन ने पंखुड़ी को बेड पर बिठाया और पंखुड़ी से कहा, जान तुम बहुत थक गई होगी, चलो जाओ थोड़ा फ्रेश हो लो और ये शादी का जोड़ा भी उतार दो, बहुत हेवी है ना। पंखुड़ी ने शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया तो अयन डेविल स्माइल किया और क्लोसेट की तरफ जाके उसका एक वाइट शर्ट निकाला और पंखुड़ी को देते हुए कहा, और हाँ जान, कपड़े चेंज करके तुम यही शर्ट पहनना, मुझे आज तुम इसी शर्ट में चाहिए। ये बोल अयन ने पंखुड़ी के गाल में किस कर दिया। पंखुड़ी के गाल गुलाबी हो गए। उसने शर्ट लिया और वॉशरूम की तरफ भाग गई। उसको ऐसे भागते देख अयन मुस्कुराया और खुद भी ये शेरवानी चेंज करने के लिए चला गया। कुछ देर बाद अयन कपड़े चेंज करके आया और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अयन ने दरवाजा खोला तो सामने एक मैड खाने का प्लेट लेकर खड़ी थी। अयन ने प्लेट लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अयन अंदर आया और खाने के प्लेट को टेबल पर सजा दिया। टेबल पर बीचों बीच एक कैंडल थी जिसे गुलाब के पंखुड़ियों के बीच रखा गया था। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और पंखुड़ी हिचकिचाते हुए बाहर आई। उसके बालों से पानी टपक रहा था क्योंकि उसने अपना बाल धो दिया था। पंखुड़ी के बदन से पानी टपक रहा था। कुछ पानी की बूंदें पंखुड़ी के गले से होते हुए उसके सीने में कहीं खो रहा था और ये नजारा देख अयन का गला सूख रहा था। उसने खैर अपना सर झटका और पंखुड़ी को अपने पास बुलाया। पंखुड़ी उसके पास गई और अयन उसे सोफे पर बिठा दिया। पंखुड़ी सोफे पर बैठी और अयन उसे प्यार से खाना खिलाने लगा। पंखुड़ी भी अयन को खाना खिलाने लगी। कुछ देर बाद उनका खाना खत्म हुआ। अयन ने प्लेट्स को समेटा और फिर वहां से उठकर वॉशरूम चला गया। पंखुड़ी ने एक गहरी सांस लिया और वो पूरे रूम को निहारने लगी। तभी उसके कमर में किसी की ठंडी हाथ रेंगने लगी। ऑब्वियसली पंखुड़ी को पता था कि ये अयन ही है। अयन पंखुड़ी को पीछे से हक किया हुआ था और वो पंखुड़ी के गले में किस करते हुए बोला, जान आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। 2 जन्म के बाद आज जाके तुम मेरी हुई हो जान। मैं आज बहुत खुश हूँ। PLZ मुझे छोड़ के तुम कभी मत जाना। पंखुड़ी भी अयन के टच को महसूस करके बोली, आयु मैं भी आज बहुत खुश हूँ। आज मैं सही मायने में तुम्हारी हो चुकी हूँ और हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगले हर जन्म में मुझे बस तुम चाहिए आयु। मैं भगवान से अपने जीवन के रूप में तुम्हें मांगती हूँ। ये बोल पंखुड़ी अयन की तरफ घूमी और अयन के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे को बहुत कस के हक किया हुआ था। फिर अयन पंखुड़ी को अपने गोद में उठाया और बेड की तरफ ले जाने लगा। अयन ने पंखुड़ी को बेड पर धीरे से लिटाया और उसके ऊपर आकर पंखुड़ी को किस करने लगा। अयन पंखुड़ी को बेतहाशा चूम रहा था। पंखुड़ी के गले पर, उसके लिप्स पर, यहाँ तक कि पंखुड़ी के सीने में भी। आज की रात उन दोनों के लिए बहुत खास थी और आज की मिलन भी बहुत खास था। वो दोनों एक दूसरे में खो गए
और कुछ ही देर बाद दोनों की आहें और सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। अयन पंखुड़ी से पूरी रात प्यार करता रहा। खैर करीब रात के 3 बजे अयन ने पंखुड़ी को छोड़ा और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। वहीं दूसरी तरफ विराट और जैनी का हाल बद से बदतर हो गया था। दोनों के मुंह से खून की उल्टी होने लगी थी। खैर विराट के कानों में ये पहुंच गया था कि अयन और पंखुड़ी की शादी हो चुकी है। विराट चाहकर भी अब कुछ कर ना सका, पर उसने जैनी को टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ना जैनी को खाना मिलता था, ना पानी, बस जिंदा रखने के लिए उसे 1-2 बूंद पानी मिल जाता था। वैसे भी उसकी अंत अब करीब आ गई थी। अगले दिन अयन और पंखुड़ी दिन के 2 बजे तक सोते रहे। दोनों ने रात को इतना हार्ड वर्क जो किया था। सबसे पहले आंख अयन की खुली। उसने पंखुड़ी के माथे पर किस किया और फिर वॉशरूम में चला गया। वो नहाया और कुछ देर बाद बाहर आ गया। वो रेडी हो ही रहा था कि तभी पंखुड़ी की आंखें खुली। उसके ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट था जो उसे धक से रखा था। पंखुड़ी शर्माने लगी और अपने कपड़े ढूंढने लगी, पर उसे कपड़े मिलेंगे कहाँ? उसने तो कल अयन का ही शर्ट पहन लिया था। अयन पंखुड़ी की हर हरकत देख रहा था। पंखुड़ी ने धीरे से बेडशीट को अपने ऊपर लपेटा और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अयन ने भी उसे तंग नहीं किया। पंखुड़ी वॉशरूम गई और उसने देखा कि उसके पूरे बदन पर लव बाइट है। ये देख पंखुड़ी मुस्कुराने लगी। खैर वो जल्दी जल्दी नहाई और एक बाथरोब पहन के बाहर आ गई। अयन पंखुड़ी के पास आया और पंखुड़ी को कमर से पकड़ के अपने पास खींच के बोला, जान रेडी हो जाओ, हम कुछ खा के कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये बोल अयन ने पंखुड़ी के माथे पर किस किया और वहां से चला गया। पंखुड़ी को समझ नहीं आया कि अयन उसे कहाँ ले जाने की बात कर रहा है। उसने बिना कुछ ज्यादा सोचे रेडी हुई और नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर लंच रेडी था। क्योंकि अभी लंच का टाइम ही हो गया था, तो दोनों सीधे लंच ही करने वाले थे। खैर अयन ने पंखुड़ी को अपने पास वाली ही चेयर पर बिठाया और उसको अपने हाथों से खिलाने लगा। ये अयन की आदत ही हो गई थी, पंखुड़ी को अपने हाथ से खिलाने का। पंखुड़ी ने भी खुशी खुशी अयन के हाथ से खाने लगी। अयन पंखुड़ी को भी खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। खैर कुछ देर बाद दोनों का खाना खत्म हुआ और अयन पंखुड़ी को लेके बाहर की तरफ गया। अयन ने पंखुड़ी को कार में बिठाया और खुद ड्राइव करके कहीं जाने लगा। पंखुड़ी ने अयन से पूछा, आयु हम कहाँ जा रहे हैं? अयन ने पंखुड़ी को देख कहा, हमारे अतीत को हमेशा के लिए अलविदा कहने, ताकि हम अपनी फ्यूचर सुकून से बीता पाए। टू बी कंटिन्यूड। विराट की मौत। अब आगे। अयन और पंखुड़ी विराट के घर आ चुके थे। अयन ने पंखुड़ी को विराट के घर लाया था। पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि अयन उसे वहां क्यों लाया है। उसने अयन को देख पूछा, आयु हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सुन अयन मुस्कुराया और पंखुड़ी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए बोला, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा जान। अयन पंखुड़ी को लेके घर के अंदर पहुंच चुका था। अंदर ही उनको विराट के पापा मिले तो अयन ने उनसे पूछा, विराट कहाँ है? विराट के पापा ने अपनी कांपती हुई उंगली से विराट का रूम दिखाते हुए कहा, वहां। फिर अयन पंखुड़ी का हाथ पकड़ विराट के रूम की तरफ ले गया। जब दोनों वहां पहुंचे तो विराट बेड पर था और खून की उल्टी कर रहा था। ये देख पंखुड़ी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सेम पास्ट लाइफ में उसकी भी हालत ऐसी ही थी, जब वो ऐसे खून की उल्टी कर रही थी। तभी विराट और जैनी आए थे शादी का जोड़ा पहने, और पंखुड़ी का ऐसी हालत में मजाक बना के चले गए थे। विराट ने जब अयन और पंखुड़ी को साथ में आते देखा और एक दूसरे के हाथ में हाथ देखा, तो उसका दिल तड़पने लगा। उसका दिल और तड़पने लगा जब उसने पंखुड़ी के मांग में सिंदूर और उसके गले में अयन के नाम का मंगलसूत्र देखा।
वो समझ गया अयन और पंखुड़ी 7 जन्मों के लिए एक हो गए हैं। विराट दर्द से हंस पड़ा और बोला, शादी की बहुत बहुत बधाई तुम दोनों को। मैं तो आ नहीं सका तुम्हारे शादी में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को हर खुशी मिले। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये बोल विराट फिर से खून की उल्टी कर दिया। ये सब नजारा देखकर भी अयन और पंखुड़ी का दिल नहीं पिघला, क्योंकि पंखुड़ी पास्ट लाइफ में विराट की ही मेहरबानी से ये सब कुछ दर्द सह चुकी थी। विराट अब बहुत दुबला पतला हो गया था, शायद अब उसका ये आखिरी पल था, और अयन इसीलिए पंखुड़ी को यहाँ लेकर आया था। विराट के मरने से उनका पास्ट लाइफ से जो कड़ी जुड़ी हुई थी, उससे हमेशा के लिए दोनों आजाद होने वाले थे और अयन और पंखुड़ी सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते थे। विराट ने फिर खांसते हुए कहा, अब मुझे समझ आ रहा है उस वक्त तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी पंखुड़ी। पर तुम्हारे पास कोई नहीं था, तुम्हें एक गिलास पानी नसीब हुआ था, और इसीलिए मुझे इस जन्म में अपनी कर्मों की ही सजा मिल रही है। पर मैं अच्छा बनना चाहता था पंखुड़ी। मैं तुम लोगों जैसा अच्छा इंसान बनना चाहता था। शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था, पर मैं जब भी कभी जन्म लूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। और मुझे सही राह दिखाने के लिए तुम मेरा साथ दोगी ना? ये सुन अयन ने पंखुड़ी को अपने करीब खींच लिया और विराट को देख कहा, पंखुड़ी, अगले 7 जन्म क्या आने वाले हर जन्म के लिए मेरी हो चुकी है, तो पंखुड़ी का नाम भी अपनी जुबान पर मत लाना। विराट ये सुन दर्द में ही हंस पड़ा और बोला, काश मैंने वो सारी पाप नहीं की होती तो आज पंखुड़ी मेरे साथ होती। काश मैं वो सब नहीं करता। काश। ये बोल विराट रो पड़ा। विराट अब रोते हुए कहा, पंखुड़ी, तुम तो अच्छी हो ना? तुम तो मेरे जैसी बुरी नहीं हो। तो PLZ, मेरी इस आखिरी वक्त पर मुझे माफ कर दो। मुझे माफी दे दो। मेरे आत्मा को मुक्ति दे दो। अगर तुम्हारी माफी मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बोल विराट ने पंखुड़ी के सामने हाथ जोड़ दिया। पंखुड़ी ने एक लंबी सांस खींची और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ विराट। बस इसीलिए कि तुम अब इस दुनिया से विदा लेने ही वाले हो, तो मैं सारे गीले सिकवे भुलाना चाहती हूँ और अयन के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। तो विराट, मैं अब तुमसे नफरत नहीं करती। जाओ, मैं तुम्हें माफ किया। जैसे ही पंखुड़ी ने ये कहा, विराट के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो इस दुनिया से चला गया। विराट इस दुनिया से जा चुका था। उसकी आंखें मरते वक्त भी पंखुड़ी पर ही जम रह गई थी। अयन और पंखुड़ी ने एक लंबी सांस खींची और उस रूम से बाहर आ गए। विराट के पापा अभी भी वही खड़े थे। अयन ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो सब समझ गए। वो रोते हुए विराट के रूम तक दौड़ पड़े। पंखुड़ी और अयन विराट के घर से निकले और कार में बैठकर वापस अपने विला की तरफ आने लगे। रास्ते में पंखुड़ी ने अयन से पूछा, आयु, तुम मुझे वहां क्यों लेकर गए थे? अयन ने पंखुड़ी का सर सहलाया और कहा, मैं नहीं चाहता था विराट से तुम नफरत करके भी जुड़ी रहो, इसीलिए तुम्हारे दिल से उसके लिए हर जज्बात को मिटाने के लिए मैं तुम्हें वहां लेकर गया था। अब तुम उस विराट से नफरत की जज्बात से भी जुड़ी नहीं हो। ये बोल अयन मुस्कुराने लगा और पंखुड़ी ने अपना मुंह बना लिया। उन दोनों की नोक झोंक ऐसे ही चलती रही। दोनों वापस विला पहुंचे और अंदर चले गए। पंखुड़ी को अपने घर अब पाग फेरे रस्म के लिए जाना था, तो अयन और पंखुड़ी वहां जाने के लिए रेडी होने लगे। पंखुड़ी ने एक बहुत ही सुंदर मैरून कलर की साड़ी पहनी, हाथों में भर भर के रेड कलर की चूड़ियां और मांग में भर भर के सिंदूर। वो नई नवेली दुल्हन लग रही थी। अयन पंखुड़ी को देखा तो देखता ही रह गया। उसने पंखुड़ी को कमर से पकड़कर खींचा और बोला, ऐसी कहर बरसाओगी तो कहीं जाने का मन नहीं करेगा। तुम कहो तो अभी ना जाए क्या? ये सुन पंखुड़ी ने शर्माते हुए अयन के सीने पर थोड़ा धक्का दिया और बोली, ओहो आयु, तुम्हें बस हर टाइम यही सब सूझता है।
चलो, हमें देरी हो रही है, नहीं तो तुम्हारी आशा माँ की बोलने की ट्रेन रुकने नहीं वाली। ये बोल पंखुड़ी फिर तैयार होने लगी। अयन मुंह बना के खड़ा हो गया और बोला, अच्छा ठीक है, दिन का टाइम तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, अगर रात को तुमने ना नुकुर किया तो देखना। ऐसे बोल अयन मुंह बना के वहां से चला गया और नीचे पंखुड़ी का वेट करने लगा। अयन को बच्चों की तरह मुंह बनाते देख पंखुड़ी की हंसी छूट गई। टू बी कंटिन्यूड। पंखुड़ी प्रेग्नेंट है। अब आगे। कुछ देर बाद पंखुड़ी तैयार होके नीचे आई। अयन उसे देखता ही रह गया। अयन ने अपना थूक गटक लिया और पंखुड़ी को हसरत भरी नजरों से देखने लगा। पंखुड़ी ने अपने पाँव में पायल पहन रखी थी, जिससे उसकी पायल की छनकार पूरे विला में गूंज रहा था और ये पायल की धुन अयन को और पागल कर रहा था। पंखुड़ी नीचे आई और अयन के सामने रुक गई। अयन ने अच्छे से जी भर के पंखुड़ी का दीदार किया और फिर उसका हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले आया। अयन ने पंखुड़ी को कार में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट करी और अवस्थी विला की तरफ उनकी कार चल पड़ी। अयन ने रास्ते में पंखुड़ी का हाथ थाम लिया और एक सॉन्ग प्ले कर दिया, जिसमें सॉन्ग प्ले हो रहा था, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना कभी ना कहना, अलविदा, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा रहना कभी न कहना अलविदा। ये सॉन्ग जैसे अयन की दिल की बात बोल रही हो। अयन ने बहुत ही मोहब्बत से पंखुड़ी को देखा और पंखुड़ी भी अयन को देखने लगी। फिर पंखुड़ी अयन के सीने से लग गई और सॉन्ग को बहुत ही ध्यान से सुनने लगी। खैर, अयन और पंखुड़ी की ये मोहब्बत की दास्तान जन्म जन्म तक ऐसा ही रहने वाला था। भगवान ने आखिर दो प्यार करने वाले को मिला ही दिया था। मैं प्रे करती हूँ सबको सबका प्यार मिल जाए। खैर, वो दोनों अवस्थी विला पहुंचे और जैसे ही वो लोग कार से उतरे, गार्डन से लेकर घर के अंदर जाने तक पूरा रास्ता फूलों से सजाया गया था। अयन और पंखुड़ी दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और घर के मेन डोर तक पहुंच गए। दोनों अंदर जाने ही वाले थे कि आशा जी ने उनको रोक लिया और आरती का थाल लेकर दोनों का आरती उतारने लगी। बहुत ही शानदार तरीके से दोनों का वेलकम हुआ। बस परिवार के नाम पे वो चार ही तो थे। पंखुड़ी सच में दिल से खुश थी। आशा जी ने दोनों को सोफे पर बिठाया और दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। दिलदार जी ने दोनों को गले लगाया और भर भर के आशीर्वाद भी दिया। कुछ देर बाद आशा जी ने ढेर सारे पकवान, मिठाई, ये सब लेकर आई। पंखुड़ी का तो ये सब देखकर ही उसका पेट भर गया था। हाँ, उसे खाने का मन तो बहुत हो रहा था, पर उसे अपने डाइट का भी ख्याल था, क्योंकि उसे अपने फिगर को स्लिम रखना था। उसे डर था, अगर वो स्लिम नहीं रही और बदसूरत हो गई तो अयन उससे प्यार नहीं करेगा, जो बिल्कुल गलत फहमी थी उसकी। खैर, उन लोगों ने बहुत सारी मस्ती की, खाना खाए और अभी दोनों का जाने का वक्त हो चला था। पंखुड़ी का दिल दर्द तो कर रहा था, उसके पापा को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था, पर दिलदार जी ने उसे समझाया कि उनका घर तो पास में ही है, पंखुड़ी जब चाहे वहां आ सकती है, और जब साथ अयन जैसा जीवन साथी हो तो चिंता करने की क्या बात है। दिलदार जी ने पंखुड़ी और अयन को ढेर सारी गिफ्ट दी। एक ही तो बेटी थी उनकी। अयन साफ इनकार कर रहा था, पर एक बेटी के लिए पिता का प्यार देख वो कुछ नहीं बोला और उसने ये मन में ठान लिया कि वो कभी दिलदार जी अकेला नहीं छोड़ेगा।
और उनके बुढ़ापे का वो और पंखुड़ी सहारा बनेंगे। एंड ऑब्वियसली आशा जी का भी ध्यान रखेंगे। खैर पंखुड़ी और अयन उनसे विदा लेके रात को करीब 10 बजे वहां से निकले और 15 मिनट के अंदर ही दोनों अपने घर पहुंच गए। पंखुड़ी सीधे रूम में गई और शावर लेकर एक सिल्क नाइट गाउन पहन वो बेडरूम में आई। अयन जो अभी अभी बेडरूम पर एंटर हुआ था, उसका जी मचल गया और पीछे से आके पंखुड़ी को बाहों में भर लिया। पंखुड़ी के बाल गीले थे और एक दो पानी की बूंदें उसके बदन पर फिसल रहे थे। अयन ने झट से पंखुड़ी को पलटा और अब पंखुड़ी उसके सामने थी। पंखुड़ी के गले के नाजुक हिस्से से एक बूंद पानी फिसलकर उसके सीने में ही कहीं गायब हो गई तो अयन ने अपना थूक निगल लिया। अयन धीरे से पंखुड़ी के गले में झुका और उसके गले को चूमने लगा। फिर वो पानी का बूंद जो पंखुड़ी के सीने में खो गया था, अयन उसी सीने को अपने हाथ से मसलने लगा। और कुछ ही देर बाद बेडरूम से दोनों की आहें सुनाई देने लगी और दोनों फिर से अपने प्यार के दुनिया में खो गए। ऐसे ही दिन बीतते गए। पंखुड़ी एक प्लेबैक सिंगर बन चुकी थी, वो एक स्टार बन चुकी थी, कई सारे लड़कों का वो क्रश बन चुकी थी। जो बात अयन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अयन था तो जलन का मारा। पर वो पंखुड़ी को उड़ने से कैसे रोक सकता था? पंखुड़ी का जो सपना था, वो कैसे उस सपनों के आगे आ सकता था? और इसीलिए अयन को अपना ये जलन बर्दाश्त करना पड़ रहा था। पंखुड़ी सिंगर के साथ साथ एक परफेक्ट बिजनेस वूमेन भी बन चुकी थी, जो हर लड़की के लिए इंस्पिरेशन थी। कहाँ पंखुड़ी को उसके क्लास स्टूडेंट्स समझते थे कि पंखुड़ी डम्बो है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। पर अगर इंसान अपना मन बना ले कि मुझे ये करना ही है, तो हर कोई अपने सपने को पूरा कर सकता है। इसीलिए कभी हार नहीं मानी चाहिए। 2 साल बाद पंखुड़ी वॉशरूम पर थी और उसके हाथ में एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट था। रिजल्ट कब का आ गया था, पर उसकी देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। तभी उसके पास अयन आया और पूछा, जान जल्दी बताओ ना, क्या रिजल्ट आया है? नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये सुन पंखुड़ी अयन को अजीब नजरों से देखने लगी। माँ बनने की उम्मीद उसकी थी और बेहोश होने की बात कोई और कर रहा था। पंखुड़ी ने घबराते हुए अयन के हाथ में कीट दिया और बोली, आयु तुम ही देख लो ना, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। अयन ने पंखुड़ी के हाथ में वो कीट फिर दिया और जल्दी में बोला, नहीं नहीं जान, तुम देख लो ना। पंखुड़ी ने अयन को घूरा और बोली, आयु मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। चुपचाप देख लो ना क्या रिजल्ट आया है। पंखुड़ी की धमकी सुन अयन झेप गया। पंखुड़ी कुछ दिनों से बहुत चिढ़ रही थी और अयन दिन ब दिन छोटे बच्चे की तरह नखरे दिखाता रहता था। पंखुड़ी ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोली, हे भगवान, ये बड़ा वाला बच्चा मुझसे नहीं संभल रहा, अगर एक और बच्चा आया तो मैं क्या करूंगी? अयन ने मुंह बनाया और कहा, कुछ भी कर लो, इस बड़े वाले बच्चे को तुम्ही को संभालना है और उस छोटे वाले की चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा उसे। पर तुम सिर्फ उसे टाइम पर अपना बुबू पिलाती रहना। ये बोल अयन ने दांत दिखा दिया। पंखुड़ी ने उसके कंधे पर टपली मारी और बोली, अब चुपचाप कीट देखो। अयन ने डरते घबराते हुए किट की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सच ही कहा था उसने। कीट देखते ही वो बेहोश हो गया, या फिर यूं कहे कि खुशी से उसे हार्ट अटैक आ गया। पंखुड़ी ने डरते हुए नीचे बैठी और अयन के गाल को थपथपाते हुए बोली, आयु आयु क्या हुआ तुम्हें? पीएलजेड उठो ना,
ये बोल पंखुड़ी रोने को हुई, पर तभी अयन ने धीरे से आवाज लगाई, जान मैं पापा बनने वाला हूँ। सच है या झूठ मुझे पिंच करो ना। ये सुन पंखुड़ी जो रो रही थी, उसका रोना बंद हो गया और वो अयन के सीने में मारने लगी। अयन ने नीचे लेटकर ही पंखुड़ी को अपने बाहों में खींच लिया और बोला, अरे जान, तुम मुझे मारती क्यों रहती हो? सच में मुझे शौक लगा था, देखो ना मैं सच में पापा बनने वाला हूँ क्या। ये सुन पंखुड़ी ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कीट को देखा तो हाँ ये सच था, वो माँ बनने वाली थी। और अयन पापा। पंखुड़ी को और रोना आया और वो अयन के सीने से लगकर खूब रोने लगी। फिर पंखुड़ी जो रो रही थी, अयन ने पंखुड़ी के पीठ पर हाथ फिरते हुए कहा, जान, जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा तब लोग क्या कहेंगे कि 2 बच्चों को एक और बच्चा मिल गया, क्योंकि दुनिया की नज़रों में हमारी उम्र 22 साल ही तो है ना। जिस तरह से अयन ने ये बात कही, ये सुन पंखुड़ी की हंसी छूट गई। अयन ऐसे ही पंखुड़ी को हंसाता रहता था। कोई नहीं कहेगा कि अयन के इस नॉटी हंसमुख लड़के की चेहरे के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा माफिया किंग है। टू बी कंटिन्यूड। हैप्पी एंडिंग। अब आगे। पंखुड़ी को प्रेग्नेंट थी और अयन उसका बहुत ध्यान रख रहा था। पंखुड़ी को वो कुछ भी नहीं करने देता था। अब पंखुड़ी और अयन अवस्थी विला शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि आशा जी अगर पंखुड़ी के पास जाती तो यहाँ दिलदार जी अकेले पड़ जाते और उनके घर में कोई मैड भी नहीं था। तो दिलदार जी ने कहा कि पंखुड़ी और अयन वहीं शिफ्ट हो जाए, ताकि पंखुड़ी बड़ों की देख रेख में रहे। अयन पंखुड़ी को जमीन पर भी नहीं आने देता था, इतना केयर करता था कि वो ऑफिस जाना ही छोड़ दिया था। सब काम वो घर से ही कर लेता था और अगर कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हुआ तो तभी वो जाता था। ऐसे ही ये 9 महीने गुजर गए। अयन पंखुड़ी को गार्डन में वॉक करा रहा था कि तभी अचानक पंखुड़ी को लेबर पेन आनी शुरू हो गई। पहले तो अयन को लगा कि पंखुड़ी को ऐसे दर्द हो रहा होगा। जब दर्द से पंखुड़ी का बुरा हाल हुआ तो अयन को लगा कि शायद अब बच्चे का दुनिया में आने का वक्त आ गया है। अयन ने तुरंत पंखुड़ी को गोद में उठाया और गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल के लिए ले गया। उसने रास्ते में आशा जी और दिलदार जी को कॉल करके बताया कि वो पंखुड़ी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। दिलदार जी का दिल मचल उठा, उनकी छोटी सी बच्ची माँ बनने जा रही है। उनको खुशी भी हो रही थी और जो दर्द पंखुड़ी सह रही है वो सोच कि उनका दिल कांप भी रहा था। खैर वो और आशा जी ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तब तक अयन ने पंखुड़ी को ऑपरेशन रूम में भेज दिया था। वहां से पंखुड़ी की जोर जोर से रोने की, चीखने की आवाज आ रही थी। उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों ही पंखुड़ी को प्रेग्नेंट होने दिया। जब वहां आशा जी और दिलदार जी पहुंचे तो अयन उनके गले लग रोने लगा। वो पंखुड़ी को दर्द में देख नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद पंखुड़ी की आवाज आना बंद हो गई। ये देख अयन को डर लगने लगा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। खैर कुछ देर बाद एक नर्स अपने बाहों में एक बच्चे को बाहर ले आई और मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन, बेटा हुआ है। ये सुन अयन के आंखों से झरझर आंसू निकलने लगी। वो जल्दी से नर्स के पास आया और पूछा, जान, मेरी जान ठीक तो है ना? वो बाहर क्यों नहीं आई? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र मत करिए सर, मैडम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। वो अभी आराम कर रही है। ये लीजिए, आपको एक बेटा हुआ है। ये बोल नर्स ने बच्चा अयन के हाथों में दे दिया। अयन ने बच्चे को देखा और उसके आंखों से फिर आंसू गिरने लगी। उसने बच्चे के माथे पर एक प्यार से किस किया और कहा, इस दुनिया में आपका वेलकम है हमारा सहजदा। आप अभी दादी के पास जाइए, मैं आपकी छोटी सी मम्मा को देख के आता हूँ। ये बोल अयन ने बच्चे को आशा जी के गोद में दिया और वो पंखुड़ी के पास चला गया। पंखुड़ी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अयन सीधे उसके पास गया और पंखुड़ी के सीने में अपना सर छुपा लिया।
पंखुड़ी को जब एहसास हुआ कि उसके ऊपर कोई है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अयन को देखने लगी। अयन ने पंखुड़ी के चेहरे को देखा और प्यार से पंखुड़ी के माथे पर किस कर लिया और बोला, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? तुम्हें ज्यादा तकलीफ हुई क्या? आई एम सो सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा। अब आगे से हम कोई बच्चा प्लान नहीं करेंगे। मेरे लिए तुमसे ज्यादा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पंखुड़ी ने अयन का सर सहलाया और कहा, आयु, मैं ठीक हूँ। आराम करूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मेरा बेबी कहाँ है? अयन ने पंखुड़ी से कहा कि बच्चे को आशा जी के पास दिया है। वहीं अयन ने पंखुड़ी को आराम करने दिया और बाहर आ गया। बाहर आके उसने देखा दिलदार जी बच्चे के साथ हंस हंस कर बातें कर रही हैं। ये देख अयन मुस्कुराया। दिलदार जी इतने प्यार से अपने पोते को निहार जो रहे थे। खैर कुछ दिन ऐसे ही बीता और पंखुड़ी धीरे धीरे ठीक होने लगी। बच्चा भी हेल्थी था। ऐसे ही 3 महीने बीत गया और आज बच्चे का नामकरण होने वाला था। पंखुड़ी अपने रूम में रेडी हो रही थी और अयन उसको ज्वेलरी पहना रहा था। ज्वेलरी पहनाने के बाद अयन ने पंखुड़ी को पीछे से अपनी बाहों में भरा और कहा, जान, आज मैं नहीं रुकने वाला। 3 महीने हो गए हैं, हमने प्यार नहीं किया। आज ज्यादा नखरे मत दिखाना। पंखुड़ी शर्माते हुए बोली, पूजा तो हो जाने दो आयु। तुम भी ना। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि बच्चा रोने लगा। ये सुन अयन ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ ये रोने लगता है। मेरे रोमांस पर राहु बन के बैठ गया है। अयन की बात सुन पंखुड़ी जोर जोर हंसने लगी और बोली, तुम भी ना कैसी बातें करते रहते हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पंखुड़ी ने बच्चे के पास गई और उसे चुप कराने लगी। अयन ने दरवाजा खोला और सामने आशा जी खड़ी थी। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और कहा कि पूजा का वक्त हो गया है, नीचे चलना है। पंखुड़ी और अयन नीचे गए और वहां बैठ गए। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ने लगे और तीनों का पूजा करने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि बेटे के लिए कोई नाम सोचा है क्या? तो पंखुड़ी ने अपने बेटे का नाम प्रियान बताया कि पंखुड़ी और अयन से बेटे का नाम रखा है प्रियान। प्रियान नाम सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बाद नामकरण के बाद पूजा खत्म हुई और पंडित जी भी वहां से विदा लेकर चले गए। वहीं प्रियान को दिलदार जी बाहर गार्डन में लेकर गए। उसे गार्डन की सैर कराने के लिए आशा जी किचन में गई। यही मौका उठा के अयन ने पंखुड़ी को गोद में उठाया और बेडरूम में ले जाने लगा। पंखुड़ी ने दोनों पैर हिलाते हुए बोली, आयु, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। रात तो होने दो। अयन ने डेविल स्माइल कर कहा, रात की बात रात को होगी, अभी की बात अभी। ये बोल अयन पंखुड़ी को रूम में ले गया और कुछ देर बाद दोनों की तेज सांसों की शोर सुनाई देने लगी। अयन और पंखुड़ी की प्यार की ये दास्तान ऐसे ही जन्मों जन्मों तक बरकरार रहेगी। तो मिलते हैं अगले कहानी में।